हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन शुरुआत कर रहे हैं केमिस्ट्री के क्रैश कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं और कोशिश ये रहेगी कि अगले 90 दिन के अंदर केमिस्ट्री को खत्म कर दिया जाए। ठीक है, शुरुआत अपन कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, क्योंकि ये बेस बनाती है तो अपन को ऑर्गेनिक का बेस इससे बनेगा, इसलिए अपन को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। ठीक बात है, बिल्कुल आसान करके पढ़ेंगे और एक चैप्टर को लगभग 2 भागों में अपन करने वाले। जैसे पहला चैप्टर अपना पीरियोडिक टेबल है, इसको अपन 2 भागों में करेंगे, 2 पार्ट्स के अंदर करेंगे। एक पार्ट आज हो जाएगा और एक अगला पार्ट आ जाएगा। ठीक, तो 2 भागों में अपन करने वाले हैं। इसी प्रकार से अपन पूरी जो है केमिस्ट्री को करेंगे। ठीक है, आपको पता लग जाएगा थोड़ी देर में किस प्रकार से करने वाले हैं। डिटेल्स में करेंगे, उतनी डिटेल करेंगे जितनी पूछी जाती है। ठीक बात है क्या? एनसीईआरटी पर स्टिक रहेंगे कि भैया एनसीईआरटी में जितना दे रखा है उतनी बातें अपन को करनी है, थोड़ी बहुत बाहर से भी थोड़ा सा ले लेंगे कुछ। ठीक है, चलो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओगे कि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन चाहिए या नहीं चाहिए, चाहे वो बायोलॉजी से बात आपको रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए या नहीं चाहिए, डीपीपी वगैरह की मैं बात कर रहा हूं। ठीक, तो वो आप कमेंट करके जरूर बताना। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दे रखा है, वहां उसको डाउनलोड कर लेना। वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, तो आप उसको जरूर से टेस्ट देना। ठीक है, रेगुलर टेस्ट हो रहे हैं वहां पे, तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहां डाउनलोड कर लेना। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, वहां पर भी ज्वाइन कर लेना। सारे जितने भी मैं आपको ये अपडेट देता रहूंगा, ये कब क्लास होनी है कब नहीं होनी, वो मैं सारा वहां पर बताता रहता हूं। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, बिना चैनल को सब्सक्राइब किए देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं। ठीक, कैसे पीरियोडिक टेबल बनी? शुरुआत में तो उसकी हिस्ट्री के बारे में बातें लिख रखी हैं। क्या वो इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल जी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है? बस वही इंपॉर्टेंट बातें अपन करने वाले हैं, ध्यान से सुनना और समझना। ठीक है, पीरियोडिक टेबल, इसको हिंदी में कहते हैं आवर्त सारणी कहते हैं, आवर्त सारणी। इंग्लिश में इसको पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। अपन भी बार बार जो शब्द यूज करेंगे वो पीरियोडिक टेबल ही यूज करेंगे। ठीक बात है क्या? ठीक है, पीरियोडिक टेबल क्या है? तत्वों की सारणीबद्ध व्यवस्था। अलग अलग तत्वों को, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, आज के टाइम पर 118 एलिमेंट है, तो उन 118 तत्वों को अपन एक सारणी में, एक टेबल के अंदर अपन ने उसको अरेंज कर रखा है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? पीरियोडिक टेबल कहते हैं। ठीक है, तत्वों की सारणीबद्ध व्यवस्था। अलग अलग तत्वों को, बहुत सारे तत्वों को अपन ने एक सारणी के अंदर व्यवस्थित तरीके से रखा हुआ है, उसी को क्या कहा अपन ने? पीरियोडिक टेबल कहा है। बोल ठीक बात है यहां तक? तो अपन को जरूरत क्यों पड़ी इन एलिमेंट्स को वर्गीकरण करने की? देखो भाई, बहुत सारे अपने पास में तत्व आ गए थे। ठीक है, बहुत सारे अपने पास में तत्व डिस्कवर हो गए थे, तो अपन को ये लगा कि भैया इनको सुव्यवस्थित तरीके से अपन इनको अरेंज कर लें। ठीक है, इनको बढ़िया से अपन अरेंज कर लें ताकि अपन को इनकी स्टडी करने में दिक्कत ना हो। भैया जिनकी गुण सेम सेम हो उनको अपन एक साथ में रख लें। जैसे मान लो कि कोई स्कूल है मान लो, और उस स्कूल के अंदर 100 बच्चे हैं, पूरी स्कूल के अंदर 100 बच्चे हैं, 5वीं तक की स्कूल है। ठीक बात है, तो ऐसे करें क्या अपन? अब ये ऐसे करना पड़ेगा ना अपन कि जो पहली क्लास के जो बच्चे हैं उनको पहली क्लास में रखें सबको ना, उनको एक दूसरी क्लास के बच्चे उनको दूसरी क्लास में बैठाएं। इस तरीके से व्यवस्थित करेंगे ना। ऐसा थोड़ी ना कि पहली क्लास वाला 5वीं में जाके बैठ जाएगा। तो जिनके गुण जो सेम सेम होंगे ना, उनको अपन एक साथ में ग्रुप कर देंगे। अरे ठीक बात है क्या? इसी प्रकार से बहुत सारे तत्व हो गए थे, तो उन सारे तत्वों को अपन एक साथ में रखें जिनके गुण जो हैं वो सेम सेम हो। ठीक है, जैसे मान लो एक ए तत्व है, एक बी तत्व है, दोनों के मान लो ए और बी के तत्व, 2 तत्व हैं, इनके गुण दोनों को सेम सेम है, तो इनको अपन एक साथ में रख देंगे ताकि अपन को पढ़ाई करने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। ठीक बात है क्या? ठीक, चलो सबसे पहला जो अटेम्प्ट लिया गया ना इसको वर्गीकरण करने को, तत्व जो थे इनको वर्गीकृत करने का जो सबसे पहला अटेम्प्ट जो लिया वो अपनी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग किसने लिया? डोबरनेर साहब ने लिया। किसने? डोबरनेर साहब ने लिया। ठीक है, और इन्होंने क्या बनाए? डोबेराइनर के त्रिक। ठीक है, इन्होंने त्रिक बनाए। त्रिक से ना आप समझ रहे हो, त्रिक से मतलब 3-3 के इन्होंने क्या बनाए? ग्रुप बना दिए। त्रिक का मतलब क्या है? डोबरनेर साहब एक साइंटिस्ट है। ठीक है, इन्होंने क्या किया? 3-3 तत्वों का ग्रुप बना दिया
अब वो तत्वों का ग्रुप किस आधार पे बनाया उसके बारे में बात करेंगे। देखो एक बार मैं वापस रिपीट करूंगा और उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बहुत ही ध्यान से सुनना। मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि पीरियोडिक टेबल अपन स्टार्ट कर रहे हैं। पीरियोडिक टेबल बहुत सिंपल चीज है कि भैया बहुत सारे तत्व हैं, उनको अपन एक टेबल के अंदर डाल दिया। बहुत सारे अलग अलग तत्व पड़े थे, उनको उठा के अपन एक टेबल में डाल दिया, ठीक है, व्यवस्थित तरीके से टेबल में रख दिया, वही पीरियोडिक टेबल है। यहां तक तो बात क्लियर है। फिर मैंने कहा कि तत्वों को वर्गीकृत करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी कि बहुत सारे तत्व हो गए थे तो हमें आसानी हो उनका अध्ययन करने में। इसलिए अपन ने क्या किया कि जिनके गुण सेम सेम थे ना, जिन तत्वों के गुण सेम सेम थे, उनको अपन ने सेम ग्रुप में डाल दिया। ठीक बात है क्या? ठीक बात है। सबसे पहला जो अटेम्प्ट लिया ना, वो किस साइंटिस्ट ने लिया? किस चीज का अटेम्प्ट? कि भैया तत्वों को वर्गीकरण करने का जो सबसे पहला अटेम्प्ट लिया वो लिया डोबरेनर साहब ने लिया। और डोबेराइनर जो साहब हैं, इन्होंने क्या बनाए? तीन तीन के ग्रुप बना दिए। तीन तत्वों का एक ग्रुप बना दिया, तीन तत्वों का एक ग्रुप बना दिया, तीन तत्वों का एक ग्रुप बना दिया। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि भैया ये जो ग्रुप बनाए हैं इन्होंने, तीन तीन के जो ग्रुप बनाए हैं, ये किस आधार पे बनाए हैं? ठीक है, ये किस आधार पे इन्होंने तीन तीन के ग्रुप बनाए हैं, अभी उनकी बात करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनो। और इन तीन तीन ग्रुप को नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? डोबेराइनर के त्रिक। इंग्लिश में बात करूं तो डोबेनियर्स ट्राइड। ठीक बात है। अब ये देखो, ये देखो कि किस आधार पे इन्होंने वो तीन तीन के ग्रुप बनाए हैं। ध्यान से देखना, तीन तत्वों का समूह है इन्होंने बनाया। बिल्कुल ठीक बात है भैया, तीन तत्वों का समूह बनाया इन्होंने। बढ़ते परमाणु भार में इन्होंने व्यवस्थित किया। किस आधार पे इन्होंने व्यवस्थित किया? तीन तीन का ग्रुप किस आधार पे बनाया? बढ़ते परमाणु भार के आधार पर इन्होंने क्या बनाया? तीन तीन का ग्रुप बनाया। ठीक है, तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है? कि इन्होंने जो क्राइटेरिया लिया ना, जो क्राइटेरिया लिया डोबरेनर साहब ने, वो क्या लिया? परमाणु भार का लिया। क्या क्राइटेरिया लिया? परमाणु भार का। इंग्लिश में बात करूं तो एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट का इन्होंने क्या लिया? क्राइटेरिया लिया। ठीक बात है, ठीक। ध्यान से देखो, इन्होंने तीन के क्या बनाए? ग्रुप बनाए। और कौन कौन से बनाए वो अपनी एनसीईआरटी मेंशन करती है, और आपको पता भी होना चाहिए कि डोबरेनर साहब ने कौन कौन से ग्रुप बनाए थे। ध्यान से देखो, एक तो LINA के एक ग्रुप तो ये बनाया इन्होंने, ठीक है। एक ग्रुप इन्होंने ये वाला बनाया, ठीक है। एक ग्रुप इन्होंने ये वाला बनाया, ठीक है। इन्होंने तीन तीन के ग्रुप बनाए, उनमें से ये कुछ है, ठीक है। और ये आपको याद होनी चाहिए कि इन्होंने कौन कौन से तत्वों को इन्होंने क्लासिफाई किया था, ठीक है। अब आप एक चीज ध्यान से देखना, इन्होंने बढ़ते हुए परमाणु भार के अकॉर्डिंग इन्होंने इनको व्यवस्थित किया था। यहां पर देखो Li का देखो 7 है, Na का देखो 23 है, और K का देखो 39 है। इन्होंने एक बात और बोली थी, डोबरेनर साहब ने एक बात और बोली थी कि जो पहला मेरा तीन का जो समूह है ना, इन्होंने कहा कि मैंने जो तीन तीन के ग्रुप बनाए हैं ना, उनमें से आप किसी एक ग्रुप को पकड़ लो। मैंने कहा पकड़ लिया जी, एक ग्रुप को मैंने पकड़ा। उसमें क्या दिख रहा है आपको? मैंने कहा इसमें तो तुम्हें तीन तत्व दिख रहे हैं। बोले कहा ठीक है। मैंने कहा कि डोबरेनर साहब आपने ये तो तीन का ग्रुप बनाया है, ये किस आधार पे बनाया है? तो उन्होंने कहा एक तो इनमें आप एक चीज नोटिस करो कि परमाणु भार जो है वो बढ़ रहा है। मैंने कहा ठीक बात है, परमाणु भार बढ़ रहा है। तो मैंने कहा कि आपने ये तीन ही क्यों लिए? किसी और तत्व भी ले सकते थे इन तीन के साथ में। तो इन्होंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन डोबरेनर साहब ने कहा कि मैंने एक और चीज देखी है। बोले क्या देखी है? उन्होंने कहा कि जो मध्य तत्व है ना, जो मध्य तत्व, जो बीच वाला तीन तत्व अगर हैं, तीन का भाई ग्रुप बना हुआ है, तो एक यहां होगा, एक यहां होगा, एक यहां होगा, एक तो बीच में होगा ना। और हम तीन खड़े हैं, मान लो मैं खड़ा हूं, एक और खड़ा है, एक और खड़ा है, तीन लड़के खड़े हैं, है ना। तो एक जना तो बीच में होगा ना, बस वैसे ही है। तीन तत्व हैं तो उनको एक तो बीच में होगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो इन्होंने कहा कि मध्य तत्व का जो परमाणु भार है ना, जो बीच वाला तत्व है, उसका परमाणु भार जो होगा वो किसके बराबर होगा? पहले तत्व का परमाणु भार प्लस तीसरे तत्व का परमाणु भार बटा 2, ठीक है, इसके बराबर होने वाला है। अभी आपको यहां से देखो, पहला तत्व कौन सा है? पहला तत्व आपका Li है इस ग्रुप के अंदर। इस ग्रुप के अंदर पहला तत्व कौन है? Li, लिथियम, ठीक है। इसका कितना परमाणु भार है? 7 है, ठीक है। तीसरा कौन है? K, ठीक है। इसका कितना है? 39, ठीक है। क्या करो? 7 प्लस 39 बटे 2 करोगे तो आंसर कितना आएगा? 23 आएगा। और 23 जो परमाणु भार है वो किसका है? बीच वाले का है, ठीक है। तो इन्होंने क्राइटेरिया ये देखा, ठीक है। उन्होंने कहा, क्या कहा कि जो पहला और जो तीसरा, पहला तीन का जो ग्रुप बना है उसमें पहला और जो तीसरा तत्व है उसका परमाणु भार का आप क्या ले लो? एवरेज ले लो। तो वो किसके बराबर आएगा? वो बीच वाले के बराबर आएगा,
ठीक बात है। तो इन्होंने तीन तीन क्या बनाए, ग्रुप बनाए थे, उसका नाम दिया डोबेरेनेर ट्रिक नाम दिया गया। अब आपको लग रहा होगा कि भैया फिर मस्त चीज थी, तो मस्त चीज थी, तीन दिन के ग्रुप बना दिए, क्या दिक्कत आ गई? दिक्कत यह आई कि डोबेरेनेर साहब जो है वो ज्यादा तत्वों पर अपना जो है वो रूल लगा नहीं पाए। अच्छा, तो इन डोबेरेनेर ट्रिक का जो सीमाएं जो थी, लिमिटेशन जो थे, वो क्या थी? सीमाएं इसकी यही थी कि सभी तत्वों पर लागू नहीं था। इन्होंने जो अपना दिमाग लगाया ना कि परमाणु भार को अपन बढ़ते परमाणु भार के रूप में इनको अरेंज कर देंगे, और जो पहला और जो तीसरा तत्व होगा उसका अपन अगर एवरेज निकालेंगे, उसके परमाणु भार का अगर अपन एवरेज निकालेंगे तो वो बीच वाले के बराबर आ जाएगा। तो ये बात जो है सारे एलिमेंट्स पर, सारे तत्वों पर लागू नहीं हो रही थी। कुछ एक तत्व जो थे उन पर ये लागू हो रही थी, तो कुछ एक इन्होंने बनाए, फिर बाकी तत्वों पर लागू नहीं हो रही थी। तो बाकी साइंटिस्ट ने कहा कि डोबेरेनेर साहब अब तो इन पर तो लागू हो नहीं रही। तो डोबेरेनेर साहब ने कहा कि ठीक बात है, फिर कर दो खत्म, इस रूल को कर दो खत्म। दूसरे साइंटिस्ट आए, अगले साइंटिस्ट की बात करते हैं, कौन? न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड साहब आए, ठीक है, न्यूलैंड साहब आए और न्यूलैंड साहब ने एक नया नियम दिया। क्या नियम दिया? अष्टक नियम दिया। इंग्लिश में कहते हैं इसको न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। यार न्यूलैंड साहब जो है ना वो थोड़ा सा म्यूजिक में इनका इंटरेस्ट था, ठीक है, म्यूजिक में थोड़ा सा इनका इंटरेस्ट था, संगीत के थोड़े से रुचिकार थे, ठीक है। अब ध्यान से देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी वही बातें बोली लेकिन थोड़े अलग तरीके से बातें बोली। इन्होंने क्या बोली, ध्यान से देखो, इन्होंने भी वही बात बोली कि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया। इन्होंने भी क्या काम किया, तत्वों को, जितने भी एलिमेंट्स थे उनको परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर दिया। जैसे डोबेरेनेर साहब कर रहे थे कि बढ़ते परमाणु भार, एटॉमिक वेट जैसे जैसे बढ़ रहा है उस हिसाब से इन्होंने व्यवस्थित कर दिया, ठीक है। तत्वों का बढ़ता हुआ परमाणु भार, जिसका परमाणु भार ज्यादा होगा उसको और आगे रखूंगा, जिसका परमाणु भार उसको और आगे रखूंगा। तो बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में इन्होंने व्यवस्थित किया। डोबेरेनेर साहब ने यही किया था, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा तरीका उन्होंने यूज अलग किया था कि बीच वाला परमाणु भार जो है, ठीक है, बीच वाले तत्व का परमाणु भार जो किसके बराबर होगा, पहला और तीसरे परमाणु भार के एवरेज के बराबर होगा, ठीक बात है। लेकिन न्यूलैंड्स ऑफ ऑक्टेव जो है, न्यूलैंड साहब ने क्या कहा, न्यूलैंड साहब ने बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में तो इन्होंने व्यवस्थित किया ही किया तत्वों को। उसके अलावा इन्होंने कहा कि जैसे म्यूजिक के अंदर सारे गामापा, ठीक है, सारे गामापा जब अपन करते हैं तो बाद में वापस वो रिपीट होता है जी, सारे गामापा भी रिपीट होता है। वैसे ही यहां पर ये इन्होंने कहा कि जैसे म्यूजिक में जो कीज जो होती हैं वो रिपीट होती हैं, वैसे ही यहां पर इन तत्वों के अंदर भी हर आठवां तत्व जो है ना, हर आठवां तत्व जो है वो अपने पहले तत्व के जैसे क्या दिखाएगा, गुण दिखाएगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा प्रत्येक आठवें तत्व के गुण समान होंगे। अभी दिखाऊंगा आपको, एग्जांपल से दिखाऊंगा, ज्यादा समझ में आएगा। मैं इतना कह रहा हूं कि जो प्रत्येक आठवां तत्व होगा उसके गुण पहले वाले के समान होंगे। अभी एग्जांपल से दिखाऊंगा आपको। और इनका जो वर्गीकरण था वो कैल्शियम तक किया गया, इन्होंने कैल्शियम तक ही वर्गीकरण कर पाए। उसके बाद में इनकी जो म्यूजिक थ्योरी थी ना वो उनकी फेल हो गई, बस इतना ही संगीत चला इनका। अब एग्जाम ये देखो, इन्होंने ये तत्व जो है वो क्लासीफाई किए, इतने तत्व इन्होंने क्या किए, क्लासीफाई किए। तो अब यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 और ये 8, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा था, आठवां जो तत्व होगा ना, आठवां तत्व जो होगा वो पहले तत्व के साथ में क्या दिखाएगा, गुणों में समानता दिखाएगा। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के गुणों में क्या होगी, समानता होगी। ये बात किन्होंने बोली, न्यूलैंड साहब ने बोली। ठीक बात है क्या, ठीक बात है। तो न्यूलैंड साहब ने इतना कहा कि मैं जो अरेंज कर रहा हूं ना, ये जो मैं तत्वों को अरेंज कर रहा हूं, मैं किस आधार पे अरेंज कर रहा हूं, तो इन्होंने कहा कि मैं बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर मैं इनको अरेंज कर रहा हूं। और उसके साथ में इन्होंने कहा कि हर आठवें तत्व के जो गुण होंगे वो पहले वाले तत्व के समान होंगे। जैसे मैं अगर यहां से गिनती गिनता हूं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो फ्लोरीन और हाइड्रोजन की क्या होगी, गुण समान होंगे। अगर मैं गिनती यहां से गिनता हूं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो सोडियम और लिथियम की क्या होंगे, गुण समान होंगे। बात तो ठीक कह रहे थे ये, ठीक है। हर आठवें तत्व का क्या होगा, गुण समान होंगे। ऐसे अगर मैं यहां से गिनती गिनूंगा तो मैग्नीशियम पर 8 आएगा, ठीक बात है क्या, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये आई कि ये अपना रूल जो है वो कैल्शियम तक ही लगा पाए, उसके आगे ये रूल अपना लगा नहीं पाए,
ठीक है। तो न्यूलैंड साहब जो हैं इन्होंने क्या बातें बोली, एक बार मैं रिपीट करूंगा फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है, वो क्या कहता है कि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में आपको अरेंज करना है। उसके अलावा इन्होंने कहा कि हर 8वें तत्व के जो गुण होंगे वो पहले तत्व के समान होंगे। फिर उन्होंने कहा कि ये मैं जो वर्गीकरण कर रहा हूं कैल्शियम तक ही लागू होगा, ठीक बात है। और फिर इन्होंने ये वर्गीकरण इन्होंने दिया, ठीक है। अब अगला चलते हैं अपन, ये किस चीज के लिए काम कर रहे हैं सारे, जो आज अपन पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं ना, जो आज पीरियोडिक टेबल अपन देख रहे हैं उसके लिए ये सारी लड़ाइयां चल रही हैं। और ठीक बात है क्या, जो आज पीरियोडिक टेबल अपन देख रहे हैं उसी के लिए ये सारी लड़ाइयां चल रही हैं, ठीक है। मतलब जो आज अपन देख रहे हैं वो पहले बनी नहीं थी, अरे धीरे धीरे लोगों की सोच डेवलप हुई तो आज जो अपन देख रहे हैं वो बनी है। शुरुआत में डोबर्नर साहब ने 3-3 के ग्रुप बनाए, फिर न्यूलैंड साहब ने अपना म्यूजिक लगाया, हर 8वां जो तत्व है उसके गुण पहले तत्व के साथ समान होंगे, ठीक है। उसके बाद में आए कौन, लोथरमेर साहब आए, ठीक है। लोथरमेर का वर्गीकरण है, क्या कहा इन्होंने, ध्यान से देखना। लोथरमेर साहब ने क्या कहा कि परमाणु भार और परमाणु आयतन के बीच इन्होंने क्या बनाया, ग्राफ बनाया जी। लोथरमेर साहब ने एक अलग काम किया। देखो डोबर्नर साहब ने स्टार्ट की, क्या बात की स्टार्ट की कि परमाणु भार जो है उसके अकॉर्डिंग मैं क्या लगा रहा हूं, इनको अरेंज कर रहा हूं। न्यूलैंड साहब ने वही किया, बढ़ते हुए परमाणु भार। लोथरमेर साहब ने कुछ नया बात बोली, इन्होंने कहा कि मैं परमाणु भार और परमाणु आयतन इनके बीच में मैं क्या बना रहा हूं, ग्राफ बना रहा हूं। ऐसा ग्राफ इन्होंने बनाया। ये एटॉमिक वॉल्यूम है, ये एटॉमिक वेट है, ठीक है। एटॉमिक वेट परमाणु भार और एटॉमिक वॉल्यूम परमाणु आयतन, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार का इनका ग्राफ आया, इनके इस प्रकार का ग्राफ आया। क्या अपन को ग्राफ याद करना है, नहीं याद करना। क्या बातें याद करनी है अभी बताऊंगा, बस ये पॉइंट जो है अपन को ये याद करने हैं। इस ग्राफ में ये जो कर्व बना है ना, ये जो कर्व बने हैं, ये जो कर्व बने हैं, ठीक है, इसके बारे में अपन को कुछ बातें याद होनी चाहिए। वो बातें क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना भाई, ठीक है। पीक ऑफ कर्व, कर्व की चोटी पर, कर्व के शिखर पर कौन से तत्व है, आपको ये पूछेगा कि जो लोथरमेर का जो कर्व बना है, जो कर्व बना है उसके शिखर पर, उसकी चोटी पर, उसके पीक पर कौन से तत्व हैं। तो आप क्या कहोगे, देखो ध्यान से, यहां पर ये चोटी है, कौन है, Li। फिर यहां पर ये चोटी है, कौन है, Na। यहां पर चोटी कौन, पोटेशियम। यहां पर कौन, रुबीडियम। यहां पर कौन, कैल्शियम, ठीक है। तो चोटी पर आपको कौन से दिख रहे हैं, कौन से तत्व दिख रहे हैं, ये मुझे पता है, ये एल्कली मेटल्स हैं। कौन से मेटल्स हैं, ये एल्कली मेटल्स हैं। इनको हिंदी में कहते हैं क्षारीय धातु हैं। कौन से धातु, क्षारीय धातु, एल्कली मेटल्स हैं ये, ठीक बात है। तो आपको पता लग गया कि जो लोथरमेर का जो कर्व बना था, जो ग्राफ बनाया था उन्होंने, जो कर्व बना था उसमें चोटी पर कौन है, एल्कली मेटल्स हैं। उसके बाद में कर्व का अवरोही भाग, जो कर्व बना है उसके अवरोही भाग में कौन से तत्व हैं, ध्यान से देखो। अवरोही भाग कौन सा होता है, अवरोही भाग कौन सा होता है, नीचे आने वाला है ना, घटता हुआ। घटता हुआ किसको कहते हैं, जो घटता हुआ होता है उसको क्या कहते हैं, अवरोही कहते हैं ना। तो यहां पर देखो ये चोटी है, इससे घट रहा है, ये देखो घट रहा है, यहां पर घट रहा है, तो घटता हुआ ये घटता हुआ है, ये घटता हुआ है, घटता हुआ है, घटता हुआ है, ये वाला घटता हुआ है। तो घटते हुए में एक तो ये है और ये है और ये है और ये, ठीक है, सॉरी ये है, ठीक है, ये और ये क्या है, घटते हुए कर्व में है। तो घटते हुए में कौन दिखाई दे रहे हैं आपको, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, ठीक है, आगे वाले आए नहीं, ठीक है। तो ये यहां तक जो है कौन से हैं, ये सेकंड ग्रुप वाले हैं। सेकंड ग्रुप वाले कौन से होते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, जिनको हिंदी में कहते हैं मृदा क्षारीय धातु। कौन से है, मृदा क्षारीय धातु। तो आपको पता लग गया चोटी पर कौन है, एल्कली मेटल्स हैं। अवरोही भाग में, कर्व के अवरोही भाग में, घटते हुए भाग में कौन है आपके, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ठीक है। ग्राफ पूरा अपन डिकोड कर रहे हैं। उसके बाद में कर्व का आरोही भाग, अवरोही आप सब जानते हो घटता हुआ अवरोही होता है, और आरोही क्या होता है, बढ़ता हुआ आरोही होता है। तो यहां पर देखो ये आरोही भाग है, बढ़ता हुआ आरोही भाग कौन है, फ्लोरीन। बढ़ता हुआ आरोही भाग क्लोरीन, बढ़ता हुआ आरोही भाग ब्रोमीन, बढ़ता हुआ आरोही भाग आयोडीन। तो कौन है ये, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बढ़ते हुए भाग में है। और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये क्या होते हैं, सबको पता है आपको, हैलोजेंस होते हैं। कौन होते हैं ये, हैलोजेंस होते हैं। ठीक बात है क्या, बिल्कुल ठीक बात है। तो आपको कर्व का जो आरोही भाग होगा उसमें कौन होंगे, हैलोजेंस आपके होंगे, ठीक है। और कर्व के नीचे वाले भाग में कौन होंगे, कर्व के नीचे वाले भाग में होंगे आपके कौन, डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे। कौन होंगे, डी और एफ ब्लॉक के तत्व होंगे, कहां पर, कर्व के नीचे वाले भाग में। तो ये आपको पूरा जो मैंने आपको बता दिया, लोथरमेर ने जो ग्राफ बनाया था उसको सारे को डिकोड आपको करके बता दिया मैंने आपको, कि आपको ये ग्राफ याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना ध्यान में रखना है, पीक ऑफ कर्व, कर्व की चोटी पर कौन है
आपके एल्कली मेटल्स हैं। अवरोही भाग में जो घटता हुआ जो कर्व है, घटता हुआ जो कर्व है, अवरोही भाग में कौन है? अवरोही भाग में आपके हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, मृदा क्षारीय धातु हैं। उसके बाद मैंने आपको बात करी आरोही भाग, जो कर्व का आरोही भाग है, बढ़ता हुआ भाग जो है, उसमें कौन है? उसमें है आपके हैलोजेंस हैं। और जो नीचे वाला भाग है उसमें कौन है? डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ये लोथर मेयर साहब ने ग्राफ बनाया, ठीक है। यदि वक्र मतलब कर्व के तत्वों की पोजीशन समान है, अगर जो कर्व है उसमें तत्वों की जो पोजीशन अगर वो समान है तो उनके गुण भी समान होंगे। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं तो यहां पर कौन है? बढ़ते हुए में कौन है? फ्लोरीन है। और यहां पर कौन है? क्लोरीन है। तो क्लोरीन और फ्लोरीन इनके क्या होंगे? गुण भी समान होंगे। तो ये बात बोला कि कर्व में अगर पोजीशन सेम है ना, अगर तत्वों की पोजीशन सेम है तो उनके जो गुण भी क्या होंगे? समान होंगे। जैसे चोटी पर लिथियम है और यहां पर क्या है? सोडियम है। तो लिथियम और सोडियम के गुण क्या होंगे? समान होंगे। ठीक है, चलो अब इसकी लिमिटेशंस क्या है? सीमाएं क्या है? लोथर मेयर का जो कर्व बनाया था, इन्होंने ग्राफ बनाया था, इसकी सीमाएं हैं। क्या सीमाएं हैं? सीमाएं इसके सभी तत्वों को वर्गीकृत करने में सक्षम नहीं है। इन्होंने जो ग्राफ बनाया वो कुछ तत्वों पर तो काम कर रहा था, लेकिन सारे तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए यह सक्षम नहीं था। आगे बात करते हैं, बात करेंगे मेंडलीव का वर्गीकरण। मेंडलीव के वर्गीकरण की अपन बात करते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक। फिर आए मेंडलीव साहब। पहले कौन आए? आपके डोब्रेनियर, फिर आपके न्यूलैंड, और उसके बाद में आए आपके लोथर मेयर, फिर आए मेंडलीव, ठीक। मेंडलीव साहब ने भी वही बातें करी, क्या? बढ़ते हुए परमाणु भार, ठीक है, तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार में व्यवस्थित किया। इन्होंने भी वही काम किया कि भैया जब स्टार्टिंग में जो चल गया ना उसी की बातें लेके चल रहे हैं, बस थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, बातों को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं। बाकी डोब्रेनियर साहब ने जो शुरुआत करी थी ना कि बढ़ता हुआ परमाणु भार, बढ़ता हुआ परमाणु भार, सारे उसी के पीछे पड़े, सारे उसी के पीछे पड़े हैं, बस थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं। कोई नया इनोवेशन कोई सोच नहीं रहा, ठीक है। आगे सोचेगा जो, उसी ने क्या बनाई थी? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई थी। अभी सुनना, देखो, तत्वों को बढ़ते परमाणु भार में इन्होंने व्यवस्थित किया, ठीक है। इन्होंने वर्टिकल कॉलम बनाए। वर्टिकल क्या होता है? ये वर्टिकल कॉलम सीधा खड़ा, ठीक है। ये जो कॉलम है इसको क्या कहा इन्होंने? ग्रुप नाम दिया। क्या नाम दिया? ग्रुप नाम दिया। और ये कितने होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रोज, हॉरिजॉन्टल ये ऐसी, ये देखो ऐसी, तो ये हॉरिजॉन्टल होता है, ये खड़ा जो होता है ये वर्टिकल होता है, ठीक है। तो इसको वर्टिकल खड़े हो गया बोल दिया, ग्रुप बोल दिया। और जो हॉरिजॉन्टल इसको क्या कहा? पीरियड कहा। कितने पीरियड है? 7 पीरियड होते हैं। पीरियोडिक टेबल के मॉडिफाइड रूप में नोबल गैसेस को भी जोड़ दिया गया बाद में, ठीक है। तो क्या मेंडलीव साहब ने क्या नोबल गैसेस को भी अपनी पीरियोडिक टेबल में रखा था? नहीं, उस टाइम पे पीरियोडिक टेबल में वो नहीं थी, आपकी नोबल गैसेस नहीं थी। लेकिन आपको कुछ मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल मिलेंगी उनमें नोबल गैसेस आपको एडेड मिलेंगी। तो मेंडलीव साहब ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी उसमें नोबल गैसेस नहीं थी। उसके बाद में जो मेंडलीव साहब की पीरियोडिक टेबल जो बन गई थी उसको मॉडिफाई किया गया था। उसके अंदर जो है जो नोबल गैसेस है उनको ऐड किया गया था। और उस ग्रुप का नाम क्या दिया? जीरो ग्रुप नाम दिया गया था। वापस सुनो ध्यान से, मेंडलीव साहब ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी उसके अंदर नोबल गैसेस ऐड नहीं थी। बाद में उस टेबल को मॉडिफाई किया गया और उस टेबल के अंदर क्या रखा गया? उस टेबल के अंदर क्या रखा गया? उसके अंदर रखा गया था नोबल गैसेस को, और उस ग्रुप का नाम क्या? जीरो ग्रुप नाम दिया गया था, ठीक है। इन्होंने ग्रुप्स को ए और बी में वर्गीकृत किया। जैसे इन्होंने देखा, आपने देखा होगा फर्स्ट ए, सेकंड ए, ठीक है, फर्स्ट बी, इस प्रकार का आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये क्या है? इन्होंने ए और बी में ग्रुप्स को वर्गीकृत किया था, ठीक है। आज के टाइम पर अपन ने उन ए और बी को हटा दिया अपन ने, और 1 से 18 अपन ने ग्रुप बना दिए। पहले इन्होंने 8 ग्रुप ही बनाए थे, ठीक है। ग्रुप कितने बनाए थे इन्होंने? 8 ही बनाए थे। आज कितने हैं? 18 ग्रुप हैं। पहले इन्होंने 8 ग्रुप बनाए थे और 8 में क्या किया? ए, फर्स्ट ए, सेकंड ए, ठीक है, फिर इन्होंने कर दिया फर्स्ट बी, इस प्रकार से इन्होंने ग्रुप बना दिए थे। लेकिन आज के टाइम पर अपन ने ये फर्स्ट ए, सेकंड ए ये हटा दिया और अपन ने क्या कर दिया? 1 से 18 ग्रुप बना दिए सीधे सीधे, है ना। तो उन्होंने इन तत्वों के लिए खाली जगह छोड़ दी जो उस समय पर खोजे ही नहीं गए थे। मेंडलीव साहब की जो बात, एक बहुत अच्छी चीज जो रही वो क्या रही कि इन्होंने उन तत्वों के लिए भी जगह छोड़ी अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो उस टाइम पर खोजे भी नहीं गए थे। देखो ये इंसान कितना दूरदर्शी इंसान है, ठीक है। आप ही सोचो कि उस टाइम पर वो तत्व थे भी नहीं, और मेंडलीव साहब ने कहा कि भैया तुम आगे जाके फ्यूचर में ये चीज खोजने वाले हो, मैं इनके लिए आज ही यहां पर जगह छोड़ रहा हूं उस पीरियोडिक टेबल के अंदर। वो तत्व उस टाइम पर थे ही नहीं, खोजे ही नहीं गए थे, और इन्होंने कहा कि मैं अपने पीरियोडिक टेबल में उनके लिए जगह छोड़ रहा हूं, ठीक है। जब वो खोज लो आप तब इनमें भर देना, ठीक है। तो इन्होंने कौन कौन से तत्वों के लिए जगह छोड़ी थी? उन्होंने उन तत्वों के लिए खाली जगह छोड़ दी थी जो उस टाइम पर खोजे भी नहीं गए थे। कौन से तत्व हैं ध्यान से देखना। एल्यूमिनियम के नीचे इन्होंने जगह छोड़ी, एल्यूमिनियम के नीचे इन्होंने जगह छोड़ी और उस जगह खाली जगह छोड़ी। उन्होंने कहा कि यहां पर आपको फ्यूचर में एक एलिमेंट
खोजोगे आप और उसको यहां पर रख देना। और उन्होंने उसका नाम भी दिया गया था, उस टाइम पे नाम दिया था, क्या नाम दिया इन्होंने, एल्यूमिनियम के नीचे जगह छोड़ी। इन्होंने कहा कि जो आप खोजोगे आगे फ्यूचर में, उसका नाम मैं आज बता रहा हूं, एका एल्यूमिनियम। क्या बोला इन्होंने, एका एल्यूमिनियम, जिसको आज अपन किस नाम से जानते हैं, गैलियम। ठीक है, तो एल्यूमिनियम के नीचे किसी को रखते हैं अपन, गैलियम को रखते हैं। ठीक है, फिर बोरोन के नीचे भी उन्होंने खाली जगह जोड़ी और उसका नाम दिया एका बोरोन। ठीक है, और इस नीचे अपन ने आज SC स्कैंडियम अपन रखते हैं। ठीक है, फिर सिलिकॉन के नीचे भी अपन ने जगह छोड़ी, जर्मेनियम। ठीक है, और ये एका सिलिकॉन उस टाइम पे नाम दिया गया था। आपको ये याद रखने हैं कि जर्मेनियम को क्या नाम देके गए थे मेंडलीव साहब, एका सिलिकॉन। ठीक है, मैंगनीज के नीचे भी इन्होंने खाली जगह छोड़ी थी और उनका नाम दिया, उन्होंने क्या नाम दिया था, एका मैंगनीज। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इन्होंने खाली जगह छोड़ी थी, उस टाइम पर ये खोजे भी नहीं गए थे तत्व। कई तत्वों के परमाणु भार को सही किया और इन्होंने कुछ तत्व ऐसे थे जिनके परमाणु भार जो है वो गलत थे, उनको सही भी किया किसने, मेंडलीव साहब ने। कुछ परमाणु जो तत्व हैं, कुछ तत्वों का परमाणु भार जो है उसको सही किया। कौन कौन से आपको वो ध्यान में रखना है, AuBeInPTU। ठीक है, गोल्ड, बेरिलियम, इंडियम, प्लेटिनम और यूरेनियम, इनके जो है इन्होंने इन तत्वों के परमाणु भार पहले गलत थे, उसको सही कर दिया गया। तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, मेंडलीव ने 63 तत्वों को वर्गीकृत किया। आज के टाइम पर कितने तत्व हैं, 118 तत्व हैं अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर। और मेंडलीव साहब ने कितने तत्वों को वर्गीकृत कर दिया था, 63 तत्वों को वर्गीकृत कर दिया था। इससे पहले डोबनेट साहब कुछ ही कर पाए थे, न्यूलैंड साहब सिर्फ कैल्शियम तक कर पाए थे, तो बहुत कम कम तत्वों का वर्गीकरण हो रहा था। लेकिन मेंडलीव साहब ने 63 तत्वों को क्या कर दिया था, वर्गीकृत कर दिया था। ठीक है, इनकी कमियां क्या थी वो समझो भाई। कमियां क्या थी, कमियां देखो मेंडलीव साहब ने क्या कमियां छोड़ी थी। पहली कमी तो ये थी कि आइसोटोप्स की पोजीशन बताने में ये असमर्थ थे। किसकी पोजीशन, आइसोटोप्स, हिंदी में कहते हैं इसको समस्थानिक। ठीक, आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोटोप ऐसे तत्व होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है ना, ऐसे तत्व हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन उनका परमाणु भार जो है ना वो अलग अलग है। परमाणु क्रमांक या फिर परमाणु संख्या समान होती है उनकी, लेकिन उनका परमाणु भार अलग अलग होता है। जैसे मैं बात करूं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने भाई हैं, हाइड्रोजन जो है वो 3 भाई होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो 3 भाई हैं, हाइड्रोजन को मिला के वो 3 भाई हैं। तीनों का क्या है, जो परमाणु संख्या है वो तो सेम है, लेकिन उनका परमाणु भार जो वो अलग अलग है। उनका परमाणु भार क्या है, अलग अलग है। तो यहां पर मेंडलीव साहब ने अपना जो वर्गीकरण किया था, अपनी जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी वो किसके आधार पर बनाई थी, परमाणु भार के आधार पर बनाई थी। तो इसका मतलब कि हाइड्रोजन जो है उसी को आप अलग अलग जगह रखोगे पीरियोडिक टेबल के अंदर, एक ही हाइड्रोजन को आप 3 जगह रखने वाले हो क्या। इस प्रकार हाइड्रोजन का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, उस प्रकार से हर तत्व के क्या होते हैं, आइसोटोप होते हैं। बहुत सारे तत्व जिनके आइसोटोप हैं, तो क्या उनको अलग अलग जगह पर रखोगे क्या आप, नहीं, ऐसा नहीं रख सकते। तो ये कमी है एक। ठीक है, तो परमाणु भार पर अगर आप आधारित अगर पीरियोडिक टेबल बनाओगे तो ये समस्या आपको आएगी, क्योंकि बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जिनके आइसोटोप होते हैं और वो आइसोटोप जो है क्या होते हैं, उनकी परमाणु भार जो अलग अलग होता है। ठीक है, इसलिए आप एक ही तत्व को बार बार अलग अलग जगह थोड़ा रख सकते हो। ठीक है, तो पहली जो इसकी कमी थी वो ये थी कि आइसोटोप्स जो है उनकी पोजीशन को बताने में असमर्थ थे। दूसरी कमी ये थी कि हाइड्रोजन की पोजीशन बताने में भी असमर्थ थे कि हाइड्रोजन को रखे कहां पर। ठीक है, तो उसकी पोजीशन बताने में असमर्थ थे। ठीक है, तत्वों को एक ही ग्रुप में केवल इसलिए व्यवस्थित किया गया क्योंकि उनकी वैलेंसीज, संयोजकताएं जो है वो समान थी। कुछ तत्व ऐसे थे, कुछ तत्व ऐसे थे जिनको एक ही ग्रुप में इसलिए रख दिया गया क्योंकि उनकी क्या थी, वैलेंसी जो थी वो समान थी। बाकी उनको मेंडलीव साहब जो है वो ज्यादा कुछ नहीं देख पाए उन तत्वों के बारे में, बस उनको वैलेंसी समान दिखी तो उन्होंने एक ही ग्रुप में उनको डाल दिया। तो ये भी एक कमी है। ठीक है, सिर्फ वैलेंसी के आधार पर आप किसी तत्वों को एक साथ में थोड़ा रख सकते हो। आप वैलेंसी सेम एक तत्व में रख दिया, एक ही ग्रुप में रख दिया उनको। ठीक है, जो चौथी कमी थी वो क्या थी, कम परमाणु भार वाले कुछ तत्वों को अधिक परमाणु भार वाले तत्वों के बाद रखा गया। एक जो लास्ट कमी थी इनकी वो ये थी कि इन्होंने कम परमाणु भार वाले, इनका जो मेन जो क्राइटेरिया था वो ये था कि भाई बढ़ते हुए परमाणु भार के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे थे, लेकिन कुछ तत्व ऐसे थे जिनका परमाणु भार तो कम था लेकिन उनको रखा कहां गया, जिनका परमाणु भार ज्यादा था उनके बाद में रखा गया। ये क्या किया आपने, तो अपनी बात से ही मुकर गए। आप तो अपनी बात से ही मुकर गए कि भैया आपने कहा था कि मैं क्या कर रहा हूं, मेंडलीव साहब ने कहा कि मैं कर रहा हूं परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम के अकॉर्डिंग इनको मैं व्यवस्थित कर रहा हूं, और आपने किया क्या, कुछ तत्वों को क्या किया आपने, कम परमाणु भार होते हुए भी उनको ज्यादा परमाणु भार वाले तत्वों के बाद में उनको रखा। तो ये तो आप गलत बात कर रहे हो। तो ये भी इनकी कमी थी। एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, जैसे आर्गन का परमाणु भार जो है, ठीक है, आर्गन का परमाणु भार जो वो कम है, ठीक ज्यादा है, और ज्यादा है इसलिए इसको कहां रखना चाहिए था, पोटेशियम के बाद में रखना था, लेकिन इनको रखा कहां पर, पहले। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने काम किया। ये आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। ठीक है,
तो यहां पर मेंडलीव की बातें हो गई खत्म। फिर आते हैं एक साइंटिस्ट हेनरी मोजले। साइंटिस्ट आता है हेनरी मोजले। हेनरी मोजले का कार्य देखना भाई, ठीक है, इन्होंने बहुत ही अलग बातें बोली, ठीक है, और इसी के आधार पर क्या बनी आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो बनी थी, ठीक है। हेनरी मोजले का कार्य देखो, इन्होंने क्या कहा, तत्व के गुण तत्व के परमाणु क्रमांक, ठीक है, एटॉमिक नंबर पर निर्भर करता है, ठीक है। इनसे पहले हेनरी मोजले से पहले बाकी जितने भी साइंटिस्ट आए वो क्या कह रहे थे, परमाणु भार की बातें कर रहे थे, चाहे वो डोबनियर साहब हो, चाहे वो न्यूलैंड साहब हो, चाहे वो मेंडलीव साहब हो, चाहे वो लोथरमेर साहब हो, सबने क्या बात करी, सबने बात करी कि परमाणु भार परमाणु भार परमाणु भार। लेकिन हेनरी मोजले साहब आए, इन्होंने कहा नहीं जी, परमाणु भार की कोई बात नहीं है, जो तत्व है इनके गुण जो है वो किस पर निर्भर करते हैं, वो निर्भर करते हैं किस पर, एटॉमिक नंबर पर, परमाणु क्रमांक पर, परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि परमाणु भार पर करते हैं। इन्होंने कुछ अलग बात बोली, और जो लीक से हटकर बात करता है ना, जो लीक से हटकर बात करता है उसकी बात का शुरू में अपोज तो होता है, लेकिन उसकी बातें सही निकल जाती हैं और उसी का नाम होता है फिर, ठीक है। तो हेनरी मोजले साहब ने क्या कहा, हेनरी मोजले साहब ने कहा कि पर तत्वों के जो गुण हैं वो किस पर निर्भर करेंगे, वो निर्भर करेंगे परमाणु संख्या पर, परमाणु क्रमांक पर, एटॉमिक नंबर पर करेंगे, ना कि एटॉमिक मास पर करेंगे। ठीक बात है क्या, ठीक है। तो इन्होंने पहले जितने साइंटिस्ट थे उनसे हटकर कुछ बातें बोली कि तत्व के गुण तत्व के परमाणु क्रमांक या फिर एटॉमिक नंबर पर निर्भर करते हैं, ठीक है। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, प्रोटॉन की जितनी संख्या होगी किसी भी एक एटम के अंदर, किसी भी एक एलिमेंट के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। चलो, फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। उस एक्सपेरिमेंट को आपको जानने की ज्यादा जरूरत है नहीं, ठीक है। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें इन्होंने ज्यादा वोल्टेज देके इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको भगाया था, ठीक है, और उसके बाद में एक्सरेज निकली थी। आपको उसमें ज्यादा घुसना नहीं है, उससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इतना ध्यान में रखना है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके प्रोपोर्शनल बताई है इन्होंने, एटॉमिक नंबर के, ठीक है। और यहां पर फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या आ जाएगी, ए जेड माइनस बी, ए और बी यहां पर क्या है, कांस्टेंट है। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपके एटॉमिक नंबर पर। तो यहां पर जो फ्रीक्वेंसी को उन्होंने कहा कि जो गुण है, जो एटम जो है उनके गुण जो होंगे, जो तत्व है उनके गुण भी जो है वो किस पर निर्भर करेंगे, एटॉमिक नंबर पर ही निर्भर करते हैं, ठीक है। तो तत्व के गुण एटॉमिक नंबर पर निर्भर करेंगे, ये बात हेनरी मोजले साहब ने बोली। आपको ये वाली बात ध्यान में रखनी है, एक्सपेरिमेंट में आपको नहीं घुसने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, फिर आई अपनी आधुनिक आर्तव नियम, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया अपना, ठीक है। और ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, वही जो हेनरी मोजले साहब जो हैं, जो इन्होंने बातें बोली थी उसी पर ये आधारित है, ठीक है। तत्वों के गुण एटॉमिक नंबर पर निर्भर करेंगे। फिर सारे बात यही बोलने लग गए। हेनरी मोजले ने जैसे ही कहा कि तत्वों के गुण एटॉमिक नंबर पर निर्भर करेंगे, उसके बाद में सारी बातें जो है परमाणु भार से हट गई और किस पर आ गई, सारी बातें सिर्फ और सिर्फ पर अटक गई, किस पर, परमाणु संख्या पर आकर अटक गई, ठीक है। वर्टिकल कॉलम्स को कितने थे, ग्रुप 8 कैसे 18 लिखना भाई, गलत हो सकता है ना। ग्रुप कितने, 18। मॉडर्न पीरियोडिक के टेबल के अंदर कितने हैं, 18 ग्रुप है। हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ पीरियड है वो कितने हैं, 7 हैं, ठीक है। समान गुणों वाले तत्वों को एक ही ग्रुप में रखा गया। जिन तत्वों के गुण जो है समान थे, जिन तत्वों के गुण समान थे उनको उठाकर एक ग्रुप में रख दिया गया, ठीक है। 4 ब्लॉक में बांटा गया। पीरियोडिक टेबल जो थी उसको 4 ब्लॉक में बांटा गया। कौन कौन से ब्लॉक थे, एश ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। 4 ब्लॉक बना दिए। अभी मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखाता हूं ताकि आपको ये ब्लॉक समझ में आए, ठीक है। 1 मिनट दीजिएगा, मैं एक बार पीरियोडिक टेबल इसके अंदर डाल लूं स्क्रीन पे। जस्ट ए मिनट, एक मिनट दीजिए बस। ये देखिए भैया, ये पीरियोडिक टेबल है आपकी, ठीक है। इस पीरियोडिक टेबल को मैं नोट्स में ऐड कर लेता हूं ताकि ठीक रहे। ओके, एक तो ये काम आएगी,
एक और मैं एक और फोटो ले लेता हूं। चलो कोई नहीं, इसमें मैं कर लेता हूं ना, इसी को कर लेता हूं मैं। ध्यान से देखना भाई। ये पीरियोडिक टेबल, ठीक है। आ जाओ। तो 4 ब्लॉक में इस पीरियोडिक टेबल को बांटा गया, ठीक है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 4 ब्लॉक हैं, सबको बताया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ये मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये क्या है आपका एस ब्लॉक, ये वाला क्या है आपका एस ब्लॉक, ठीक है। जो फर्स्ट ग्रुप ये दोनों क्या है आपके एस ब्लॉक में आएंगे। ये कौन सा आपका पी ब्लॉक। चलो मैं दूसरी वो वाली इमेज भी ले लेता हूं ताकि आपको ब्लॉक भी दिख जाए, ठीक है। दूसरी वाली भी ले लेते हैं। चलो ये रहा आपका दूसरा वाला, ठीक है। इसको भी अपन ऐड कर लेते हैं। एक मिनट, अब ठीक है। ये अपने ब्लॉक आ गए ना। अब इसमें आप देख लो 4 ब्लॉक हैं, ठीक है। मेरे को पहले ऐड कर लेनी चाहिए थी, कोई नहीं, अब कर लिया अपन ने। ये देखो, ये क्या आपका एस ब्लॉक है, ठीक बात है। ये क्या है आपका डी ब्लॉक है, इसको क्या कहते हैं डी ब्लॉक कहते हैं। ये क्या है पी ब्लॉक है, ठीक है। ये पूरी पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स के अंदर बांट दिया। और ये नीचे वाला क्या आपका एफ ब्लॉक है, ठीक बात है। अब यहां पर आ जाओ वापस, ठीक। एस ब्लॉक किसको कहेंगे अपन, एस ब्लॉक में उन तत्वों को एस ब्लॉक क्यों कहा, इनको अपन ने एस ब्लॉक क्यों कहा, ये वाले जो तत्व हैं इनको एस ब्लॉक क्यों कहा। इसलिए कहा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल के अंदर, उपकोष, सबशेल को हिंदी में क्या कहते हैं उपकोष। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन, जब अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में जा रहा है, एस उपकोष या फिर एस सबशेल में जा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे अपन एस ब्लॉक कह देंगे। उस तत्व को क्या कह देंगे एस ब्लॉक का तत्व है जी। ये तो एस ब्लॉक के तत्व जो है उनको एस ब्लॉक का तत्व इसलिए कहा क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा था, एस सबशेल के अंदर, एस उपकोष के अंदर उनका इंटर मार रहा था। इसलिए अपन ने उनको क्या कहा कि ये तो एस ब्लॉक के तत्व हैं। पी ब्लॉक वालों के लिए भी यही बात है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा था, पी सबशेल के अंदर इंटर कर रहा था, तो अपन ने कहा कि ये तो पी ब्लॉक के एलिमेंट है। फिर अपन ने बात करी डी ब्लॉक की, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल के अंदर जा रहा था, इसलिए अपन ने क्या कह दिया डी ब्लॉक के एलिमेंट है। और वहीं बात करें एफ ब्लॉक की, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल के अंदर जा रहा था, इसलिए अपन ने क्या कहा कि ये क्या है एफ ब्लॉक के तत्व है, ठीक है। तो सिंपल सी बात होगी भाई, पीरियोडिक टेबल के बारे में अपन क्या बात कर रहे हैं कि तत्वों के गुण एटॉमिक नंबर पर निर्भर करेंगे। दूसरी बात अपन ने क्या कही कि जो वर्टिकल कॉलम्स होंगे उनको क्या कहेंगे ग्रुप कहेंगे। वो कितने होते हैं 18 होते हैं। जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, ऐसे जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं उनको क्या कहेंगे अपन पीरियड कहेंगे, और वो 7 होते हैं। समान गुणों वाले जो तत्व हैं उनको अपन ग्रुप में, एक ग्रुप में अपन ने रख दिया उन सबको, ठीक है। उसके बाद में अपन ने कहा कि पीरियोडिक टेबल को अपन ने 4 ब्लॉक्स में बांटा है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक को एस ब्लॉक इसलिए कहते हैं, उन तत्वों को एस ब्लॉक में इसलिए रखा क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां इंटर कर रहा था, वो एस सबशेल के अंदर इंटर कर रहा था। अभी आगे बात करेंगे कि एस सबशेल कैसी होती है, उसमें कैसे इंटर करता है, अभी बात बताऊंगा मैं आपको, है ना। पी ब्लॉक को पी ब्लॉक के अंदर उन एलिमेंट्स को इसलिए रखा गया क्योंकि उनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन थे वो कहां इंटर कर रहे थे, पी सबशेल के अंदर इंटर कर रहा था। डी ब्लॉक के अंदर उन तत्वों को इसलिए ऐड किया गया क्योंकि उन तत्वों के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहां इंटर कर रहे थे, डी सबशेल के अंदर इंटर कर रहे थे। और एफ ब्लॉक के अंदर उन तत्वों को इसलिए रखा गया क्योंकि उनके अंदर उनके जो तत्व जो है, उनके इलेक्ट्रॉन जो है वो लास्ट कहां इंटर कर रहा था, एफ सबशेल के अंदर इंटर कर रहा था, ठीक बात है। एस ब्लॉक के अंदर कौन कौन से ग्रुप हैं, ये देखो इसके अंदर भी आपको दिख रहा है। एस ब्लॉक के अंदर कौन कौन से ग्रुप है, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप कहां पर है, एस ब्लॉक के अंदर। पी ब्लॉक के अंदर कौन है, 13 से लेकर 18वां ग्रुप है ना, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ये ग्रुप किसके अंदर है, पी ब्लॉक के अंदर आएंगे। भाई मैं बात करूं डी ब्लॉक की, तो इसके अंदर 3 से लेकर 12 तक जो ग्रुप है वो डी ब्लॉक के अंदर आते हैं। और एफ ब्लॉक जो है ये तो अलग ही है, ये मैं आपको आज बताऊंगा इसमें कौन से ग्रुप के हैं। तीसरा ग्रुप होता है ये, एफ ब्लॉक कौन सा होता है, तीसरा ग्रुप होता है, ठीक है। अभी बात करेंगे, ये हमेशा तीसरा ग्रुप होगा। एफ ब्लॉक हमेशा ग्रुप बताना क्या है, तीसरा ग्रुप बताना आपको एफ ब्लॉक का, ठीक है। क्योंकि ये जो एफ ब्लॉक निकला है ना, बता देता हूं थोड़ा सा, ये एफ ब्लॉक जो निकला वो कहां से निकला है, वो यहां से निकलता है, इस डी ब्लॉक से ही वो निकलता है, तीसरे ग्रुप से वो निकलता है। ये जो तीसरा ग्रुप है इसी से यहां से निकलता है ये, ठीक है। यहां से बीच से निकलकर ये एफ ब्लॉक बनाया गया है, इसलिए तीसरे ग्रुप का मेंबर है, ठीक है। आ जाओ, तो एस ब्लॉक के अंदर कौन कौन से ग्रुप है, ग्रुप 1 और 2, ठीक है। पी ब्लॉक के अंदर 13 से लेकर 18 तक ग्रुप के, डी ब्लॉक के अंदर 3 से 12 और एफ ब्लॉक के अंदर ग्रुप 3 है, ठीक बात है क्या, ठीक। आ जाओ,
प्रत्येक पीरियड में कितने तत्व आ सकते हैं, ठीक है, एक पीरियड में कितने तत्व आ सकते हैं। अब मैं पीरियड दिखा देता हूं, पीरियड होता कौन सा है बता तो दिया मैंने आपको। देखो ये सीधा खड़ा है ना, ये सीधा खड़ा, ये क्या है, ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये क्या है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये क्या है, ये ग्रुप है, ठीक है। और ये जो तिरछा है ना ऐसे, ये क्या है, ये पीरियड है, 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 ये क्या है, ये पीरियड है। तो जो ऐसे तिरछे हैं वो पीरियड है और जो सीधे हैं वो क्या है, ग्रुप है, ठीक बात है। सात क्या है आपके, पीरियड है। एक पीरियड के अंदर कितने तत्व होंगे वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इसको निकालने के लिए फॉर्मूलाज भी हैं, लेकिन फॉर्मूला आपको नहीं याद करने हैं। क्यों नहीं याद करने, डायरेक्ट आपको याद रखना है कि एक पीरियड के अंदर कितने क्या होंगे, तत्व होंगे। पहले पीरियड के अंदर कितने तत्व होंगे, दूसरे के अंदर कितने होंगे, तीसरे के अंदर कितने होंगे, चौथे के अंदर कितने होंगे, पांचवें के अंदर कितने होंगे, छठे के अंदर कितने होंगे, सातवें के अंदर कितने होंगे। तो ये आपको याद रखने हैं कि कौन से पीरियड के अंदर कितने तत्व होंगे। भैया हमें कैसे पता लगेगा, गिन लो, ठीक है, नहीं गिनेंगे हम तो बोझ हो रहा है, तो बता देता हूं, आ जाओ आ जाओ। तो पहले पीरियड के अंदर कितने तत्व होंगे, सिर्फ दो तत्व होंगे। पहले पीरियड के अंदर कौन से कितने तत्व होंगे, दो तत्व होंगे। भैया दिखा दो हमें कौन से होंगे। ये देखो पहले पीरियड के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम, बस ये दो ही तत्व होंगे, ये दो ही तत्व होंगे। दूसरे के अंदर कितने तत्व होंगे, दूसरे के अंदर 8 तत्व होंगे। तीसरे के अंदर कितने होंगे, 8 तत्व है। चौथे के अंदर कितने होंगे, 18। पांचवें के अंदर कितने होंगे, 18। छठे के अंदर कितने होंगे, 32। सातवें के अंदर कितने होंगे, 32 तत्व है, ठीक है। आपको कैसे पता, गिन रखें, ठीक है। अब आपको याद रखने हैं ये, ठीक है। पहले ग्रुप पीरियड के अंदर, पहले पीरियड के अंदर कितने तत्व होते हैं भैया, 2 होते हैं। दूसरे के अंदर कितने, 8। तीसरे के अंदर कितने, 8। चौथे के अंदर कितने, 18। पांचवें के अंदर कितने, 18। छठवें के अंदर कितने, 32। सातवें के अंदर कितने, 32। तो आपको याद क्या रखना है, आपको ये याद रखना है कि एक बार 2 आएगा, 2 बार 8 आएगा, 2 बार क्या आएगा, 18 आएगा, 2 बार 32 आएगा। आपको बस इतना याद रखना है। अरे समझ में आई क्या बात, समझ में आई क्या। अरे आसान बातें हैं, आसान बातें हैं, कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा समझना है, बस अपना दिमाग खोल के समझ लो, बाकी बहुत चीज आसान है। मैं बात क्या कह रहा हूं, मैं इतनी सी बात कह रहा हूं कि एक पीरियड के अंदर कितने तत्व आएंगे, बस यही बात कह रहा हूं। तो पहले पीरियड के अंदर 2 तत्व आते हैं, दूसरे पीरियड के अंदर 8, तीसरे के अंदर 8, चौथे के अंदर 18, पांचवें के अंदर 18, छठवें के अंदर 32, सातवें के अंदर 32, बस खत्म हो गया। तो आपको मेन मोटी मोटी बात आपको याद क्या रखनी है, वो याद रखनी है कि एक बार 2 आएगा, 2 बार 8 आएगा, 2 बार 18 आएगा और 2 बार 32 आएगा। एक बार आपको 2 आएगा, 2 बार 8, 2 बार 18, 2 बार 32, बस इस तरीके से आपको याद रखना है। चलो आगे बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। समझो भाई, ध्यान से समझना, आसानी तरीके से समझाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आती ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखनी, भैया मैंने बिल्कुल नहीं आती, तो फिर भी सिखा दूंगा, लेकिन बस आपको सुनना क्या होगा, शर्त बस यही, आपको ध्यान से सुनना होगा। ध्यान से सुनोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख जाओगे, ठीक है। और आ जाओ भाई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे आते हैं, ठीक है। ये क्या लिख रखे हैं मैंने, ये क्या लिख रखे हैं, मिटा देता हूं, चलो इसको मिटा देता हूं। ये जो लिखा हुआ है इसको मिटा देता हूं, आपके सामने ही लिखता हूं फिर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का एक तरीका है, ठीक है, आपके सामने लिखता हूं, ठीक है। ये ट्रिक मैंने भी कहीं से देखी है यार, है ना, मेरी खुद की नहीं है। आप ये मत करना कि कहीं से मैच हो जाए, ठीक है, कहीं से मैच हो जाए तो ये मत करना भाई कि आपने तो भैया कॉपी कर ली। अरे भाई मैंने भी देखी है कहीं से, ठीक है, हाँ, मेरे दिमाग की उपज नहीं है ये, ठीक है। चलो, तो मैंने बहुत सारी जगह देखी है, बहुत सारे टीचर से मैंने देखी है, इसलिए बता रहा हूं आपको, ठीक है। ध्यान से देखना कैसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है, मैं बोल रहा हूं एस लिख दो, 2 बार एस लिख दो, लिख दिया भैया 2 बार एस। फिर क्या लिख दो, 2 बार पी एस लिख दो, लिख दिया, 2 बार पी एस भी लिख दिया। फिर मैंने कहा 2 बार डीपीएस लिख दो, लिख दिया 2 बार डीपीएस, ठीक है। 2 बार क्या लिख दो, फिर एफ डीपीएस लिख दो, एफ डीपीएस, एफ डीपीएस, ठीक है। तो मैंने क्या कहा आपको कि 2 बार आपको एस लिखना है, 2 बार आपको पीएस लिखना है, 2 बार आपको डीपीएस लिखना है और 2 बार आपको एफ डीपीएस लिखना है। लिख दिया जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको क्या करना, नंबरिंग करनी है, नंबरिंग करनी है। आ जाओ नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग करते हैं। एस को दे दो पहला, फिर ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6वां, ये 7वां, ये 8वां, ठीक है। यहां तक नंबरिंग दे दिया आपने। फिर आ जाओ पी को नंबर दो, ठीक है। एस को अगर आपने 1 से दी है ना, एस को पहले नंबर से देनी है, तो पी को कितने से दोगे, 2 से स्टार्ट करोगे। पी को नंबर देना कहां से स्टार्ट करोगे, 2 से। एस को करना 1 से, पी को करना 2 से, तो मैं 2 से नंबर दूंगा। ये 2p, ये 3p, ये 4p, ये 5p, ये 6p, ये 7p, ठीक है।
पी का भी नंबर दे दिया अपन ने। अब बात करें किसकी, डी को नंबर देते हैं, आ जाओ डी को। तो डी को नंबर कहां से स्टार्ट करोगे, 3 से स्टार्ट करना है आपको, ठीक है। एस को कहां से दिया आपने, 1 से, पी को कहां से दिया, 2 से, और डी को कहां से दोगे, 3 से। आ जाओ, ये 3D, ये 4D, ये 5D, ये 6D, ठीक बात है। अब बात करें एफ की, एफ को कहां से नंबर स्टार्ट करोगे, 4 से स्टार्ट करना है। एस को आपने 1 से दिया, पी को आपने 2 से दिया, डी को आपने 3 से दिया, तो एफ को कितने से दोगे, 4 से देंगे ना। तो ये आपका 4F, ये आपका 5F, ठीक बात है क्या, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहां पर आप बना दो, तीर बना दो भैया, ठीक है। ये यहां से तीर बना दी मैंने, ये क्यों बना रहा हूं अभी देखना, ध्यान से समझना, सबके बीच में तीर बना दो, ये बना दो, ये तीर बना दो भैया, तीर बना दो, ये तीर बना दो, ठीक है। अब यहां आपको करना क्या है, तीर बना दिया आपने। अब ध्यान से देखो कि सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखनी है, तो आपको क्या भरने हैं, इलेक्ट्रॉन भरने हैं। क्या भरने हैं आपको, इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो सबसे पहले कहां भरोगे, 1s में, फिर कहां जाओगे, 2s में, फिर कहां जाओगे, 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, फिर 4p में, फिर 5s में, फिर 4d में, फिर 5p में, फिर 6s में, फिर 4f में, फिर 5d में, और उसके बाद में आपको भरने कहां पर, 6p में, फिर 7s में, फिर 5f में, और उसके बाद में 6d में, फिर 7p में, फिर 8s में। तो ये आपको एक सीक्वेंस बता दिया गया है कि इसी सीक्वेंस में आपको भरने हैं। ऐसे नहीं भरना कि एक बार तो मैंने 2 तो 1s2 में भर दिए, फिर मैंने 8s2 में भर दिए, नहीं ऐसे नहीं भरना होता भाई, सीक्वेंस में भरने होते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो आपको सीक्वेंस में करनी होती है, और उसी सीक्वेंस के लिए ये मैंने आपको पूरा बता दिया कैसे करना है। आपको लिख लेना जी भैया, 2 बार एस लिख दो, 2 बार पीएस लिख दो, 2 बार डीपीएस लिख दो, 2 बार एफडीपीएस लिख दो, ठीक है। नंबरिंग दे दो उसके बाद में, और फिर तीर के निशान मारो, और उसके बाद में पहले 1s2 भरेंगे, फिर 2s2 भरेंगे, उसके बाद में 2p भरेंगे, फिर 3s भरेंगे, फिर 3p भरेंगे, फिर 4s भरेंगे, ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएंगे, ठीक बात है क्या, ठीक बात है। तो आपको करना क्या है, 2 बार s लिखना है, 2 बार आपको ps लिखना है, 2 बार dps लिखना है, 2 बार आपको fdps लिखना है। अरे ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। चलो आ जाओ, एक सबशेल के अंदर हाईएस्ट कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब मैंने आपको यह तो बता दिया कि पहले 1s भरेंगे, फिर 2s भरेंगे, फिर 2p भरेंगे, ये तो मैंने सीक्वेंस तो आपको बता दिया। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए ना कि भैया s में कितने इलेक्ट्रॉन भरूं मैं। मेरा मन में आ गया मैं 10 के 10, मैं मान लो 10 किसी एटम किसी एलिमेंट के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं 10 के 10 क्या एस में भर दूं क्या। अरे नहीं, ऐसे नहीं भरना होता, इनकी कैपेसिटी है, सबकी कैपेसिटी होती है। एस के अंदर अलग भरे जाते हैं, पी की अलग कैपेसिटी है, डी की अलग कैपेसिटी होती है, एफ की अलग कैपेसिटी होती है, तो उसी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपको भरने होते हैं। अभी वो देखो उसकी बात करते हैं। तो उपकोष जो है, सबशेल को हिंदी में उपकोष कहते हैं। तो जो सबशेल है आपकी, एस सबशेल के अंदर कितने अधिकतम आप इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, तो अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या भर सकते हो वो 2 भर सकते हो। एस के अंदर कितने भर सकते हो, 2 ही भर सकते हो। पी के अंदर कितने भर सकते हो, 6 भर सकते हो। डी के अंदर कितने भर सकते हो, 10 भर सकते हो। एफ के अंदर कितने भर सकते हो, 14 भर सकते हो। ठीक बात है क्या भैया, ठीक बात है, ठीक है। तो ये आपको अलग अलग मैंने आपको उपकोष बता दिया, सबशेल बता दिया। इन सबशेल के अंदर आप के अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो वो भी मैंने आपको बता दी है। अरे बता दिया नहीं बता दी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ, और लाइक जरूर मारो, जल्दी से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बस आगे फिर बढ़े। चलो आ जाओ, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको पता लग गई। किसी भी कक्षक, ये मैंने आपको बता दिया किसकी, उपकोष की बात बताई है, सब शेल की बात बताई है। शेल कौन सी होती है, ये 3 क्या है, देखो यहां पर 2, ये 2 क्या है, ये शेल है। ये क्या है, कोष है। ये 2 क्या है, कोष, ठीक है। एस क्या है, उपकोष, ठीक है। ये 2 वाली देखो, ये 2 कोष है, ये 2 कोष है, ये 2 कोष में एस भी है और पी भी है, ठीक है। तो 2 यहां पर जो नंबर देखे वो क्या है, कोष को रिप्रेजेंट करते हैं, शेल को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो एस और पी है ये क्या है, सब शेल है, उपकोष है, ठीक है। और कक्षक जो होता है ना, कक्षक जो होता है वो अलग होता है, ठीक है। वो इसी में होता है, जैसे मैं आपको बताऊं कि जो पी सब शेल है, इसके अंदर 3 कमरे बने हुए हैं, 3 कमरे बने हुए हैं, ठीक है। तो ये एक कमरा जो है, ये एक कमरा जो है, इसे क्या कहेंगे, कक्षक कहेंगे। एक कमरे को क्या कहेंगे, कक्षक कहेंगे, ठीक बात है। तो किसी भी कक्षक या फिर ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं। किसी कक्षक के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2 ही आ सकते हैं, ठीक बात है। चलो अब आ जाओ, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। पहला अपना है नाइट्रोजन, अपन को दे रखा है, और 7 नाइट्रोजन के क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर इसका 7 होता है। आ जाओ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, आ जाओ ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या पढ़ना है अपन को, इसी सीक्वेंस के साथ में, इसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना है, इसी सीक्वेंस में। ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। करना क्या है, कुछ भी नहीं, 2 बार एसएस, 2 बार एस, 2 बार एसपी, सॉरी 2 बार एस, 2 बार पीएस, 2 बार डीपीएस और 2 बार एफडीपीएस, बस खत्म हो गया। चलो आ जाओ इसी सीक्वेंस में बढ़ते हैं। सबसे पहले अपने पास 7 इलेक्ट्रॉन बढ़ने अपन को, ध्यान से देखना। 1s2, 1s2, 2s2 और
2p3। s के अंदर अधिकतम कितने भर सकते हैं अपन? 2 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हैं, तो 2 मैंने भर दिए जी। अरे s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? अभी तो बताया मैंने आपको 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो 2 मैंने भर दिए। फिर वापस s आ गया, तो 2 के अंदर कितने भर सकते हैं? s के अंदर कितने भर सकते हैं? 2 ही भर सकते हैं। p के अंदर अधिकतम कितने भर सकते हैं? 6 भर सकते हैं। भैया आपने 3 ही क्यों भरे? और खत्म हो गए ना, 7 ही तो थे। 2 यहां भर दिए, 2 यहां भर दिए, 4 तो यहां भर दिए। फिर कितने बचे? 7 में से 4 निकालेंगे, कितने बचे? 3 ही तो बचे, तो 3 मैंने यहां भर दिए। ठीक है, इसी सीक्वेंस में किया ना, ये सीक्वेंस ये देख लो, 1s2 2s2 2p3, इसी सीक्वेंस में किया। देखो पहले 1s2 भर दिया आपने, फिर 2s2, फिर 2p में आए थे अपन, तो इसी सीक्वेंस में आपको भरना है। अगला एग्जांपल देखो भाई, अगला एग्जांपल देखो, O8 नहीं, A2 ठीक है, O8 नहीं है, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर है, ठीक है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। आ जाओ भरते हैं। तो वही आपको 1s2 करना है, फिर 2s2, ठीक है, फिर आना आपको 2p4 भर देना है, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 मैंने यहां s में भर दिए, 2 यहां भर दिए, तो कितने हो गए? 4 हो गए। कितने बच गए? 8 में से 4 निकालेंगे, कितने बचे? 4 बचे, तो मैंने p के अंदर भर दिए। सिंपल है, बस इसी प्रकार से आपको करना है, बस आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए, फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो भैया Na, इसको और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, इसको और कैसे लिख सकते हैं वो भी बताऊंगा अभी मैं आपको, है ना। चलो यहां बता देता हूं पहले, ये सारी क्या है? ये नोबल गैसेस है, ये सारी क्या है? नोबल गैसेस, ठीक है। अब आप कहोगे भैया हमें वो तो याद नहीं करवाया आपने, कौन से तत्वों को किस ट्रिक से याद करना है। भाई अगर वो ट्रिक चाहिए ना आपको, देखो एक बार वापस आ जाओ, ये पूरी पीरियोडिक टेबल को याद करने के लिए भैया इस ग्रुप को कैसे याद कर सकते हैं, इस ग्रुप को कैसे किस ट्रिक से याद कर सकते हैं, मैं वो ट्रिक अभी नहीं बता रहा हूं आपको। मुझे ये लगता है कि आपको पता होगी, अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। अगला चैप्टर का अगला जो पार्ट होगा उसमें मैं आपको वो ट्रिक सारी लिखवा दूंगा ना। तो वो ट्रिक अगर आपको पहले से पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। मैं आपको पूछना चाह रहा था कि आपको पता है या नहीं है वो चीज, तो नहीं पता है तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको अगले लेक्चर के अंदर बता दूंगा, वो ट्रिक सारी बता दूंगा, पूरी पीरियोडिक टेबल की ट्रिक बता दूंगा, ठीक है। चलो आ जाओ, कहाँ थे अपन? यहाँ थे। चलो आपको ये सारी क्या है? ये सारी नोबल गैसेस हैं, ये सारी क्या है? नोबल गैसेस। आपको ये सारी नोबल गैसेस याद होनी चाहिए। अगर आपको ये सारी नोबल गैसेस याद है ना, तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की जो काम है ना, वो बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। ये अगर आपको याद है तो क्या है ये? ध्यान से देखना, हीना, नीना और करीना, जीना, रानी, बस आपको याद रख लेना है इसी प्रकार से, ठीक है। हीना, नीना और करीना, जीना, रानी, ठीक है। ऐसे कर सकते हो, हीना, नीना और करीना एक्सट्रीम राजी, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। तो या फिर ऐसे कर सकते हो, हीना, नीना और करीना, जीना, रानी, ठीक है। तो इसको मैं लिख भी देता हूं, एक बार लिख भी देता हूं। चलो, हीना, नीना और करीना, और करीना, करीना, जीना, रानी, जीना, रानी, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं। क्यों याद रखने हैं? अगर आपने ये याद रख लिए ना तो आपको काम बन जाएगा। कैसे काम बनेगा? ध्यान से देखो, ये लास्ट में आते हैं, आप सबको पता है पी ब्लॉक के एलिमेंट है, ये पी ब्लॉक के तत्व होते हैं, और पी ब्लॉक के अंदर 18वें ग्रुप के अंदर ये भरे जाते हैं, ये भी पता है हमें, सबको पता है, ठीक बात है। चलो, हीलियम जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 2 है। कितना होता है? 2 होता है। भैया हमें कैसे पता लगेगा 2 होता है? देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले याद करवाया था कि पहले पीरियड के अंदर कितने तत्व होते हैं, पहले पीरियड के अंदर कितने तत्व होते हैं। भैया आपने याद करवाया था कि 2 होते हैं, पहले पीरियड के अंदर कितने तत्व बताए थे आपने? 2 बताए थे। मैंने कहा ठीक बात है, तो पहले पीरियड के अंदर अगर 2 तत्व होते हैं तो जो दूसरा तत्व होगा वो कौन सा होगा? हीलियम ही तो होगा। देखो आपको मैं पीरियोडिक टेबल में लेके चलता हूं, एक बार आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए आपकी। मैं कह रहा हूं कि कोई भी पीरियड होगा ना, कोई भी पीरियड होगा तो उसके अंदर पहला जो तत्व होगा, ये अपनी हाइड्रोजन यहां रख रखा है, इस हाइड्रोजन को यहां रख दो एक बार, ठीक है। तो हर पीरियड के अंदर जो पहला तत्व होगा वो एस ब्लॉक का होगा, और जो लास्ट तत्व होगा वो कहां का होगा? नोबल गैसेस का होगा, पी ब्लॉक का होगा। तो लास्ट तत्व कहां का होगा? पी ब्लॉक का। तो मैं ये कह रहा हूं पहले पीरियड के अंदर अगर 2 तत्व हैं, अगर पहले पीरियड के अंदर 2 तत्व हैं तो पहला तो ये हो गया, आखिरी तत्व कौन सा होगा? हीलियम ही तो होगा ना। अरे हीलियम ही तो होगा, ठीक है। तो आ जाओ वापस, तो पहले पीरियड के अंदर कितने तत्व थे? भैया 2 थे, तो दूसरा कौन सा होगा? हीलियम ही होगा, ठीक है। लास्ट तत्व तो यही होगा पहले पीरियड के अंदर, तो इसलिए मैंने क्या कहा कि इसके क्या एटॉमिक नंबर कितने? 2। आ जाओ अगला, नियोन की बात कर लेते हैं, नियोन की बात कर लेते हैं। दूसरे पीरियड के अंदर कितने तत्व बताए थे मैंने आपको? 8 बताए थे भैया, 8 बताए थे, थोड़ी देर पहले बताया था आपने। पहले के अंदर 2, दूसरे के अंदर 8 बताए थे। तो मैंने कहा 2 तो आप पहले वाले तत्व जोड़ लो पहले पीरियड के, और 8 ये जोड़ लो, ठीक है। देखो ध्यान से, ठीक है, याद देखो ध्यान से देखना भाई, मजा आएगा, ठीक है। मैं कह रहा हूं पहले पीरियड के अंदर कितने? 2 तत्व हैं, दूसरे पीरियड के अंदर कितने हैं? 8 तत्व हैं, ठीक है। तो ये आप सबको पता है, ये पहले पीरियड का है, ये दूसरे पीरियड का है, ठीक बात है।
दो तत्व ये हो गए, 2 + 8 कितने हो गए, 10 तत्व है। ठीक है, तो 10वां कौन सा है आपका, ये नियोन ही तो होगा। अरे दूसरे पीरियड में आखिरी तत्व कौन है, नियोन ही तो है। अरे नियोन है या नहीं है? ठीक है, तो ये 8 10वां हो गया। फिर आ जाओ आर्गन। ठीक है, तीसरे पीरियड का एलिमेंट है। किसका है, तीसरे पीरियड का है। ठीक है, 18 इसके दे रखा है ना, तो कैसे दिया है वो देख लो। तीसरे पीरियड में मैंने क्या आपको कितने बताए, तीसरे पीरियड में मैंने आपको कितने बताए, 8 ही बताए थे। ठीक है, 2 + 8 10 हो गए, प्लस 10 + 8 18। ठीक है, 18, और 18वां कौन सा होगा, आपका आर्गन होगा, इसलिए इसका कितना 18, ऐसे याद रख सकते हो। फिर आपको चौथे पीरियड में आपको कितने बताए थे, तो 18 बताए थे। ठीक है, 18 बताए थे। 18 यहां तक हो गए थे, 2 8 10 8 18 और प्लस 18 कितने हो गए आपके, 36 हो गए ना। हाँ, तो 36, तो कि जो क्रिप्टन है कितने हो गए, 36 हो गए। इस तरीके से आपको एटॉमिक नंबर ऐसे भी आप याद रख लो, चाहे आप वैसे जोड़ के याद रख लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो हीलियम 2, नियोन 10, आर्गन 18, क्रिप्टन 36, जीनोन 54 और आपका जो रेडोन इसके कितने हो जाएंगे आपके 86। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं, 86 आपको याद रखने हैं, एटॉमिक नंबर इनके याद रखने हैं। भैया ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कैसे मदद करेंगे वो हमें बता दीजिए। देखो आ जाओ, ये जो मैंने नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखी ना, इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना। इसको मैं और ऐसे लिख सकता हूं कि जो आपका हीलियम जो है ना, हीलियम जो है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है जिसके पास में, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो मैं किसके भर दूंगा, हीलियम के भर दूंगा। ऐसे में लिख दूंगा He। अगर मैंने He ऐसा लिख दिया, इसका मतलब ये 1s2 तो ऑलरेडी भर चुका है, ये 2 इलेक्ट्रॉन तो भर चुके हैं। अब मेरे को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहां से स्टार्ट करनी, यहां से स्टार्ट करनी पड़ेगी। 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो उसको आगे मैं लिख दूंगा 2s2 2p3। बस ऐसे भी लिख सकता हूं। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं He 2s2 2p4, ऐसे भी मैं इसको लिख सकता हूं। अब आईने की बात करेंगे तब आपको ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, आ जाओ। 1s2 2s2 4 हो गए, 2p6 कितने हो गए, 10 हो गए, 3s1। बिल्कुल ठीक बात है, इसी सीक्वेंस में किया जो मैंने थोड़ी देर पहले सीक्वेंस बताया ना आपको। ये देखो, ये सीक्वेंस ss ps dps dps, उसके बाद में आपको fdps fdps। इसी सीक्वेंस में मैंने आपको क्या है, पहले 1s2 फिर 2s2 फिर 2p फिर 3s1। आ जाओ, देखो इसी सीक्वेंस में भरा है मैंने, इसी सीक्वेंस में मैंने भरे हैं। इसको अपन और कैसे लिख सकते हैं, वो भी देख लो, और कैसे इसको लिखा जा सकता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। सोडियम का 11 है। 11 से पहले कोई नोबेल गैस आती है क्या, 11 से जस्ट पहले कोई नोबेल गैस आती है क्या, 11 से जस्ट पहले नोबेल गैस आती है, और नियोन आती है, और नियोन का कितना होता है, 10 होता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इसको, नियोन। ऐसे में मैंने बंद किया, मैंने इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। मतलब क्या हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन तो मैंने क्या कर दिए, भर दिए। 10 इलेक्ट्रॉन तो मैंने ऑलरेडी भर दिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब कितना बचा, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बचा, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, वो मैं कहां भर दूंगा, 3s1 में भर दूंगा। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गई इसकी। भैया आपको कैसे पता लगा कि ये 3s1 में भरा जाएगा, आपने यहां तक तो लिख दिया कि भैया नियोन में 10 भर दिए मैंने, लेकिन फिर आपको ऐसे कैसे पता चला कि आगे 3s1 ही आएगा। वो मुझे इस प्रकार पता चला क्योंकि हीलियम कहां आता है, हीलियम आता है पहले पीरियड के अंदर। मतलब कहां भरा गया होगा, ये कहां भरा गया होगा, ठीक है, 1s2 के अंदर भरा गया होगा। ठीक है, नियोन आता है दूसरे पीरियड के अंदर। तो नियोन का कितना, कौन से पीरियड में भरा गया होगा, इसका जो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन भरे हुए होंगे वो 2p6 में भरे हुए होंगे। ठीक है, ये मुझे पता है क्योंकि दूसरे पीरियड में 2p6 भरा गया है। ठीक है, ऐसे ही आर्गन का 3p6 भरा गया है, क्रिप्टन का 4p6। ठीक है, इस प्रकार से मुझे पता है। ठीक है, कैसे पता है, क्योंकि नियोन दूसरे पीरियड में आता है। तो 2p6 अगर भरा गया है तो 2p6 के बाद में कौन सा भरा जाएगा, 2p6 के बाद में कौन सा भरा जाएगा, 2p के बाद में भरा जाएगा 3s1 ही भरा जाता है। खत्म हो गई बात यहां पर ही। इसलिए मैंने नियोन के बाद में क्या भरा, 3s1 भरा, 3s1 भरा है। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो भाई, थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, 56 दे रखे हैं, Ba 56। कैसे करेंगे इसको, भैया आपके सामने 56 एटॉमिक नंबर है। ठीक है, 1s2 2s2 करे हुए तो टाइम लग जाएगा, 1s2 2s2 करोगे तो टाइम लग जाएगा। तो क्या करना क्या है, इससे पहले 56 से पहले जस्ट पहले कोई नोबेल गैस आती है क्या, अरे 56 से पहले कोई जस्ट पहले कोई नोबेल गैस आती है क्या, देख लो भैया, जो नोबेल गैस आती है ना 54 पर आती है, कौन सी आती है, जिनोन आती है। कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो Ba से पहले क्या कर दूंगा मैं, Xe जिनोन। मतलब कितने भर दिए मैंने, 54 मैंने भर दिए। कितने बचे, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचे, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचे, बाकी मैंने भर दिए। जिनोन बस इतना ही लिखना था मेरे को।
और आसान हो गया ना, ये आसान हो गया। 54 तो मैंने ऑलरेडी भर दिए, कितने बचे, सिर्फ 2 बचे हैं, उनका करते हैं इलाज। ये दूसरे पहले पीरियड का, ये दूसरे पीरियड का, ये तीसरे पीरियड का, ये चौथे पीरियड का, ये 5वें पीरियड का, जिन्होंने कहा है 5वें पीरियड का, मतलब 5p6 भरा गया था इसमें। क्या भरा गया था, 5p6। देखो मैं बताता हूं आपको, जीनोन जो है आपका वो कहां का है, 5वें पीरियड का है, 5वें पीरियड का है, तो उसमें क्या भरा जाएगा, 5p6 भरा गया होगा। ठीक है, 5p6। तो 5p6 में क्या है आपका 54 एलिमेंट्स आ गए, सॉरी 54 इलेक्ट्रॉन्स आ गए आपके। ठीक है, तो 54 के आगे अपना क्या था 56, तो फिर क्या भरेगा 3s भरेगा ना, सॉरी 3s बोल रहा हूं, 6s भरेगा। ठीक है, तो मैं यहां क्या भर दूंगा 6s2। देखो आपको मैं सीक्वेंस में भी दिखा देता हूं आपको। 5p के बाद में क्या आएगा 6s आएगा, तो 6s के अंदर मैंने क्या भर दिए 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, क्योंकि 54 यहां भर गए थे, 2 ही बचे थे 56 में से मेरे को, तो मैंने आपको 6s2 में भर दिए। अगला मेरे पास में क्या है, fr फ्रेंडशिप 87 है। ठीक है, 87 काफी बड़ा है, तो 1s2 2s2 करने बैठेंगे तो भैया सुबह से शाम हो जाएगी। करना क्या पड़ेगा अपन को, नोबल गैस देख लो भाई, 87 के आसपास कोई नोबल गैस है क्या, 87 से जस्ट पहले कोई नोबल गैस आई है क्या, देख लो आ जाओ। 87 से जस्ट पहले एक नोबल गैस आई है, कौन सी, रेडॉन। ओहो मजा आ गया, ये तो मजा आ गया, 86 पर ही है, तो मैं क्या लिख दूंगा, सिंपल लिख दूंगा जी Rn, और ये ब्रैकेट में मैंने किया बंद, 86 इलेक्ट्रॉन्स मैं भर चुका हूं, इलेक्ट्रॉनिक विनाश मैंने लिख दी, अब सिर्फ मेरे को एक की लिखनी है, वो कैसे लिखनी है, आ जाओ। कौन से पीरियड का है ये, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। ठीक है, मतलब जो Rn है, ठीक है, ये 6p6 में भरा गया होगा। ठीक है, 6p6 के बाद में क्या आएगा, 6p6 के बाद में देख लो, आ जाओ, 6p के बाद में क्या आएगा 7s आएगा, आ जाओ भर देते हैं 7s में, 7s1, 7s1, एक मिनट दीजिए, 7s1। ठीक बात है, समझ में आ गया बात। 86 जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके Rn में भरे गए, अपने नोबल गैस लिख के भर दिए। ठीक है, बाकी कितना बचा, 87 में से 86 निकाल दो, और 87 में से 86 निकाल दो, कितना बचेगा, एक बचेगा, वो मैंने 7s1 में भर दिया। बस आपको ये सीक्वेंस पता होना चाहिए, सीक्वेंस पता होगा काम बन जाएगा आपका। और आपको ये याद होना चाहिए, ये वाला याद होना चाहिए आपको, नोबल गैसेस जो है वो आपको याद होनी चाहिए, कौन सी नोबल गैस का कितना नंबर है वो आपको याद है, तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। चलो, ये जो मैंने आपको बताया, ये जो मैंने आपको तरीका बताया, नोबल गैसेस वाला जो तरीका बताया, ये आपको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, सारे जो एलिमेंट्स है सब पर लागू हो जाएगा। ठीक है, ये जो मैंने आपको तरीका बताया ना नोबल गैसेस वाला, कि पहले नोबल गैस लिख दो, उसके बाद में आप सीक्वेंस के अकॉर्डिंग भर दो, तो ये जो है आपको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में कोई भी एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। हमेशा जो है नोबल गैस जो है, इनको नोबल गैस को उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं, इनके विन्यास में मदद लें, इनकी आपको मदद लेनी चाहिए। और एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का अगर कोई तत्व है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे ही करनी है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। बात करें डी ब्लॉक की, डी ब्लॉक में एक्सेप्शन आ जाते हैं, डी ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन आ जाते हैं। कैसे एक्सेप्शन है, ध्यान से देखो, एक है NS0, ठीक है, अभी बताऊंगा आपको समझ में आएगा NS0 क्या है ये। ठीक है, NS0 इसका एग्जांपल आपको PD, ठीक है, अभी करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। NS0 PD, NS1 का मैं आपको आगे बताने वाला हूं, NS2 नॉर्मल केस है। अभी NS0 NS1 NS2 ये क्या है अभी बस समझोगे। ठीक है, ध्यान से देखना, Fe अपने सामने क्या है, अपने सामने है Fe, कितना है 26। ठीक है, ये डी ब्लॉक के तत्व आ गए ना। पी ब्लॉक और एस ब्लॉक में तो आप इस तरीके से कर दोगे, पी ब्लॉक और एस ब्लॉक में तो आप इस तरीके से कर दोगे, कोई दिक्कत वाली आनी ही नहीं है आपको ना। डी ब्लॉक का अगर तत्व है तो आप कैसे करोगे वो देखो, आ जाओ, ये आपका Fe है 26। ठीक है, भरो उसको। 26 से पहले कोई नोबल गैस है क्या, और देख लो कोई नोबल गैस है तो 26 से पहले कोई नोबल गैस है क्या, आर्गन है 18 पर। ठीक है, आ जाओ भर देते हैं आर्गन। AR मैंने भर दिया, 18 इलेक्ट्रॉन में भर चुका हूं, 18 इलेक्ट्रॉन में भर चुका हूं। ठीक है, आर्गन कौन से पीरियड की है वो भी देख लेते हैं, आ जाओ। आर्गन कौन से पीरियड की है, He पहले पीरियड की, नियोन दूसरे पीरियड की, और आर्गन क्या है तीसरे पीरियड की। ठीक है, मतलब 3p6 आर्गन में भरा गया होगा। और 3p6 के बाद में क्या भरते हैं, 3p के बाद में क्या भरा जाता है, 3p के बाद में 4s भरा जाता है। आ जाओ भरते हैं 4s। तो आर्गन के बाद में क्या भरूंगा मैं 4s2। ठीक है, 4s2। तो कितने आर्गन के कितने 18 तो यहां भर दिए मैंने, 2 मैंने यहां भर दिए, कितने हो गए 20 इलेक्ट्रॉन तो भर दिए मैंने, टोटल है कितने 26, 6 इलेक्ट्रॉन मेरे को और भरने हैं। तो 4s2 के बाद में क्या आता है आप सबको पता है, सीक्वेंस में आपको पता होगा, 4s के बाद में आता है 3d आता है जी। 4s के बाद में देख लो 3d आता है, तो 3d में भर दूंगा मैं फिर। ठीक है, 4s2 और फिर मैं 3d में भर दूंगा, 3d6। ठीक है, इस प्रकार से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखनी होती है। बस आपको वो सीक्वेंस याद होना चाहिए और आपको
नोबल गैसेस जो है वो आपको याद होनी चाहिए, उनके एटॉमिक नंबर जो आपको याद होने चाहिए, फिर आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक बात है क्या? ठीक। फिर अपना है जेडन। जेडन, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो भाई, इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, 30 एटॉमिक नंबर है इसका। तो क्या करूंगा, 30 से पहले कोई आपकी नोबल गैस आती है क्या भाई? अपनी आर्गन ही आती है 30 से पहले तो, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, AR, आर्गन मैंने भर दी, ठीक है। 18 तो मैंने भर दिए, उसके बाद में क्या आएगा आपका 4s2, 20 भर दिए मैंने, 18 आर्गन के, 18 तो आर्गन के अंदर भरे गए और एस के अंदर 2 भर दिए तो 20 हो गए, ठीक है। उसके बाद में कितने बच गए, 30 में से अगर मैंने 20 भरे तो कितने बच गए, 10 ही तो बचे। 10 कहां भर दूंगा मैं, 3d10, डी के अंदर 10 भरे जा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा, बताया था थोड़ी देर पहले, डी सबसेल के अंदर 10 भरे जा सकते हैं, पी के अंदर 6 भरे जा सकते हैं, एस के अंदर 2 भरे जा सकते हैं, एफ के अंदर 14 भरे जा सकते हैं, ठीक। चलो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगी जेडन की। फिर पीडी की बात करता हूं, ये पीडी थोड़ा स्पेशल केस है, पीडी थोड़ा स्पेशल केस है, इसको ध्यान से देखना भाई, ठीक है। पीडी कितने, 46 है इसके, कितने, 46 एटॉमिक नंबर, ठीक है। 46 से पहले कोई नोबेल गैस आती है क्या? आती है ना भैया, कौन सी आती है आपका, क्रिप्टन आती है, क्रिप्टन आती है। क्रिप्टन का कितना होता है, 36 होता है। कितना होता है इसका, 36 होता है इसका। क्रिप्टन का कितना होता है, 36 होता है, 36। कौन से पीरियड से आती है ये, 4p, ठीक है, मतलब चौथा पीरियड से आती है, ठीक है। तो 4p6 भरा गया होगा, 4p6 के बाद में क्या भरेंगे अपन, 4p6 के बाद में भरेंगे अपन, देख लो 4p के बाद में 5s भरेंगे, ठीक है। आ जाओ, KR क्या लिख दूंगा, 5s2 और उसके बाद में 4d8, ठीक है। 46 में से 36 मैंने KR में भर दिए, ठीक है, 2 मैंने S में भर दिए, कितने हो गए आपके, 38 हो गए। 46 में से 38 निकालेंगे, कितने बचेंगे, 8 ही तो बचेंगे। 8 कहां भरूंगा, D के अंदर भरूंगा। ये ऐसा नहीं होगा, इस प्रकार से इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिखी जाएगी। भैया क्यों नहीं लिखी जाएगी, ये गलत है, ये क्या है, गलत है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि NS0 का केस है, ये PD जो है वो क्या होता है, NS0 का केस होता है। NS2 वाले क्या है, नॉर्मल केस, ये देखो यहां पर अपने 4s2 भरा था, ये अपने 4s2 भरा था, तो ये क्या है, NS2 वाले केस हैं, तो ये तो नॉर्मल केस हो गए। लेकिन NS0 PD जो है यहां पर मैंने आपको बताया स्पेशल है, ये PD जो है ये NS0 का केस है, ये गलत हो जाएगी अगर आप इस तरीके से लिखोगे। तो भैया कैसे लिखनी है, ध्यान से देखो, KR आपने लिख दिया, 36 तो भर दिया आपने, 36 तो भर दिए, 46 में से 36 तो आपने भर दिए। फिर आपको क्या करना है, 5s में नहीं भरना आपको, डायरेक्ट आपको 4d में 10 भर दो, इस प्रकार से आपको लिखना है 4d10, ये सही है जी, ठीक है। तो आपको यहां पर 5NS0 का मतलब क्या है, NS0 का मतलब क्या हुआ, NS0 का मतलब ये हुआ, N का मतलब क्या होता है, आउटरमोस्ट जो शेल है, आउटरमोस्ट शेल यहां पर कौन सी है, 5वीं, तो 5वीं के अंदर आपको क्या भरना है, 0 भरना है। तो यहां पर 0 भर दिया तो लिखने की क्या जरूरत है ना, तो 4d10 के अंदर ही भरे जाएंगे। तो ये वाली सही है, आपको ध्यान में रखनी है। इसको मैं बक्से के अंदर कर देता हूं बंद, इंपॉर्टेंट चीज है भाई, भूल मत जाना इसको, वरना गलत करके आओगे। तो PD जो है वो स्पेशल केस है, PD जो है वो स्पेशल केस है। तो भैया आपने क्या बता दिया हमें, NS0 वाला केस बता दिया, NS0 का केस बता दिया, NS2 का केस बता दिया, ये NS2 वाले केस थे, ये NS0 का केस हो गया। भैया NS1 वाले भी बताओ हमें, आज NS1 वाला बताता हूं। डी ब्लॉक में S1 विन्यास वाला है, डी ब्लॉक में S1 विन्यास किसकी है वो देखो भाई, ये कुछ एग्जांपल्स आपके सामने, ये डी ब्लॉक के हैं, इसके अंदर S1 भरा जाता है, ठीक है। S2 जो है वो पूरा नहीं भरा जाता, S1 भरते ही अपन आगे बढ़ जाते हैं। ध्यान से देखो, AG AU CR CU RH NB MO TC RU RG PT, ये सारे आपको तत्व याद होने चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें S1 विन्यास होती है। ये डी ब्लॉक के तत्व हैं। देखो S और P ब्लॉक का अगर आपको कोई एलिमेंट मिलता है तो आपको डायरेक्ट वैसे नॉर्मल आपकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखनी है, अपने थोड़ी देर पहले की थी, ये इसकी मदद लेके, ठीक है। डी ब्लॉक के तत्व जब आते हैं ना, तब आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। NS0 का एक ही एग्जांपल है PD, PD में क्या है, आपको NS0 भरना होता है, डायरेक्ट आपको D में चले जाना होता है, ठीक है। NS1 अभी बताऊंगा जब मैंने आपको थोड़े एग्जांपल बताए, वो NS1 के हैं, ठीक है। NS2 आपका नॉर्मल केस है, ये नॉर्मल केस वाले मैंने आपको बता दिए, ये PD मैंने आपको बता दिया। अब NS1 वाले देखते हैं, आ जाओ। AG AU CR CU RH NB MO TC RU RG PT, ठीक है। अब इनसे कुछ एग्जांपल अपन कर लेते हैं, पहले CU को पकड़ लेते हैं, आ जाओ CU को पकड़ते हैं। CU कितने, 29 है, एटॉमिक नंबर कितने होते हैं CU के, 29, ठीक है। आ जाओ, कैसे लिखना है आपको, 29 से पहले कोई एटॉमिक कोई नोबेल गैस आती है क्या, 29 से पहले कोई नोबेल गैस आती है क्या, भैया आती है ना, 18 पे आर्गन आती है। लो जी, आर्गन मैंने भर दी, ये नोबेल गैस आपको याद होनी चाहिए भाई, ठीक है। आर्गन 18 तो मैंने भर दिए, 29 में से मैंने 18 भर दिए, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 29 में से 18 निकालो तो कितने बच गए, 11 बच गए ना, 11 बच गए। आर्गन के बाद में मैं क्या भरूंगा, आर्गन के बाद में मुझे क्या भरना है, 4s2 और 20 हो गए और 3d9,
ठीक है। अगर आपने ऐसा किया तो ये गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये तो आपका नॉर्मल तरीका होगा ना, ये तो स्पेशल केस है, स्पेशल केस है, इसमें नॉर्मल तरीका नहीं चलेगा। तो क्या करना है आपको, ध्यान से देखो। तो कैसे भरी जाएगी, ये भरी जाएगी कुछ इस प्रकार से। AR तो भर देंगे अपन, AR तो भर देंगे, 18 तो अपन ने भर दिया। उसके बाद क्या करना आपको, 4S1 और 3D10 इस प्रकार से भरना है। मतलब S वाले के अंदर आपको 2 नहीं भरने, एक ही भरना है। इसलिए कहा मैंने S1 विन्यास का केस है ये, डी ब्लॉक के अंदर S1 विन्यास का केस है कि क्या करना है आपको, 4S1 भरना है। मुझे पता है 2 भरे जा सकते हैं इसमें, S2 के अंदर 2 भरे जाते हैं जनरली, लेकिन यहां पर ये एक्सेप्शन टाइप है, ठीक है। तो यहां पर क्या करना आपको, एक ही भरना है और फिर आगे आपको डी के अंदर 10 भर देने, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना होता है। ये कुछ केस हैं जिनमें आपको S1 वाला केस है। S0 का मैंने आपको बताया, S0 का आपका PD, बाकी ये सारे S1 के हैं। इनके अलावा जो बच गए डी ब्लॉक के वो सारे नॉर्मल वाले हैं, उनमें आपको 2 भर देने हैं इसके अंदर, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं, CR 24 है इसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। 24 से पहले जो नोबल गैस आती है वो क्या आती है आपकी, AR आती है, ठीक है। AR के बाद में 18 भर दिए अपन ने, फिर क्या भर देंगे, 4S2 20 हो गए, और फिर आ जाएगा आपका 3D4 आ जाएगा। अगर आप ऐसे भर रहे हो तो गलत भर रहे हो। तो भैया सही क्या है, सही ये है AR, फिर 4S1 ही भरना है। यहां पर मैंने क्या भरा, 4S2 भरा, यहां मैंने को क्या भरना है, S1 ही भरना है, ठीक है। तो क्या कितने भर दिए मैंने, 19 तो भर दिए, 19 24 में से 19 निकालेंगे कितने बचे, 5 बचे, तो 3D5 आ जाएगा फिर, ठीक है। तो ये सही है, ये सही है, ठीक है। इस प्रकार से आपको भरना है, क्योंकि ये क्या है, S1 का केस है, S1 का केस है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। NS0 का PD है, ठीक है, बता दी मैंने आपको कैसे करनी है। ये नॉर्मल केस हो ही गई, और ये आपका S1 विन्यास का केस है। समझ में आया, आपको आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं भैया, फिर बात करेंगे F ब्लॉक की, बात करते हैं। D ब्लॉक की बात होगी, S और P ब्लॉक तो नॉर्मल है, उनकी बात हो ही गई। F ब्लॉक की बात करते हैं। F ब्लॉक के अंदर 2 सीरीज होती हैं, F ब्लॉक के अंदर 2 सीरीज होती हैं, एक लेंथेनोइड्स और एक एक्टिनोइड्स। F ब्लॉक के अंदर 2 सीरीज होती हैं, एक होती है लेंथेनोइड और एक होती है एक्टिनोइड, ठीक है। 1 मिनट दीजिए, मुझे यहां तक करवाना है, ठीक है, आज के लेक्चर में। ओके, F ब्लॉक के अंदर 2 सीरीज होती हैं, लेंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स, ठीक है। पीरियोडिक टेबल के अंदर दिखाऊं, आ जाओ दिखा देता हूं। ये देखो 2 सीरीज हैं, लेंथेनोइड्स और ये एक्टिनोइड्स। निकली कहां से, ये निकली है यहां से, इस तीसरे ग्रुप से ही निकली है, यहां से। इसके आगे का जो पार्ट है वो लेंथेनोइड्स यहां पर आ गए, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स एक्टिनोइड्स का पार्ट यहां से, ये यहां पर आ गए। तो ये क्या है, तीसरे ग्रुप से ही निकली है, ठीक है, लेंथेनोइड्स और एक्टिनोइड्स। आ जाओ, इनकी कैसे करनी है आपको वो देख लो। लेंथेनोइड्स में कुछ है D1 विन्यास वाले। लेंथेनोइड्स की जब आप करोगे विन्यास लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे, तो उसमें कुछ है D1 विन्यास वाले। कौन से हैं वो, LA LU लालू CEGD, ठीक है। लालू ये चढ़ गई, ठीक है, लालू CEGD, ठीक है। क्या है, इसकी D1 विन्यास होगी, क्या होगी, D1 विन्यास होगी, ध्यान में रखना भाई, ठीक है। बाकी जितने लेंथेनोइड बच गए, ये 4 जो लेंथेनोइड है इनकी D1 विन्यास होगी, बाकी जितने लेंथेनोइड बच गए उनकी D0 विन्यास होगी, ठीक है। अब एग्जांपल से करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। CE, ठीक है, इसका करते हैं 58, इसका एटॉमिक नंबर है। आ जाओ करते हैं। 58 से पहले कोई आपकी नोबल गैस है क्या, अरे 58 से पहले आपकी कोई नोबल गैस होती है क्या, 58 से पहले कोई नोबल गैस है या नहीं है, बिल्कुल भैया है। कौन सी है, जीनोन है, जीनोन होती है। दूसरा कलर लेते हैं ताकि मजा आए, जीनोन होती है, ठीक है। 58 से पहले कौन होती है, जीनोन होती है। कितने होती है जीनोन के, 54 होते हैं, ठीक है। तो 54 आपने भर दिए, 54 तो आपने भर दिए, कितने बच गए, 58 में से 54 निकालोगे, 4 बच गए, 4 आपको भरने हैं, ठीक है। तो जीनोन के बाद में आपको क्या भरना है, 58 भर दिया आपने और 4 आपको भरने हैं, ठीक है। चलो पहले जीनोन पे आते हैं। पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, चौथा पीरियड, पांचवा पीरियड और छठवां पीरियड। जीनोन किसकी है, छठवें पीरियड की। तो जीनोन के बाद में क्या भरेंगे अपन, 7s भरेंगे। 6p के बाद में 7s भरने हैं अपन को, ठीक है। तो आ जाओ, एक बार वापस देखते हैं। 1 2 3 4 5, पांचवें पीरियड की है ना, तभी मेरे को लगा। पांचवें पीरियड, 5 के बाद में क्या भरेंगे अपन, 6 भरेंगे ना। 5p के बाद में 5p के बाद में 6s भरेंगे ना, सॉरी गलती होगी मेरे से। 5p के बाद में 6s भरेंगे। आ जाओ करते हैं 6s2, ठीक है। 54 ये अपन ने यहां भर दिए, 2 अपन ने यहां भर दिए, कितने हो गए, 56 हो गए ना। हाँ, 2 अपन को और भरने। कहां भरूं मैं, 6s2 के बाद में क्या आता है, देख लो भाई सीक्वेंस में। 6s के बाद में आता है 4f, क्या आता है, 4f आता है। आ जाओ, पहले 5d भर देता हूं मैं, ठीक है। 5d1 और फिर 4f1, ठीक है। इस प्रकार से लिख देते हैं।
ठीक है 5D1, ठीक है। यहां पर डी में मैंने एक ही लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि स्पेशल केस है ना, D1 विनाश वाला है, सीई लालू CEGD, लालू CEGD, LALU CEGD, LALU CEGD, D1 विनाश वाले, इसलिए मैंने आपको D1 यहां पर भरा है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, HO की बात करते हैं, सी 67 है, सॉरी सी बोल रहा हूं, 67, एटॉमिक नंबर कितने 67, आ जाओ करते हैं इसका। 67 से पहले कोई आपकी नोबेल गैस होती है क्या, यही जीनोनी होती है, इससे पहले तो और क्या होती है, 54 तो अपन ने भर दिए, और 67 में से 54 तो अपन ने भर दिए, आगे क्या भरना अपन को, 6s2 भरेंगे, ठीक है। कितने हो गए 54, 56 हो गए, कितने बच गए 11 और बच गए, तो कहां भरेंगे अपन, उसको भरेंगे 4f11, ठीक है। 11 के 11 अपन ने F के अंदर भर दिए। भैया इस बार D के अंदर क्यों नहीं भरा आपने, D के अंदर अपने इसलिए नहीं भरा क्योंकि मैंने क्या कहा आपको कि सिर्फ लालू CEGD यही इनके अंदर ही D1 विनाश होता है, बाकी सबके अंदर D0 विनाश होता है। मतलब ये लालू CEGD में से तो नहीं है, ये वाला जो है लालू CEGD में से तो नहीं है, मतलब शेष लेंथेनॉइड में से है ये, ठीक है। तो यहां पर क्या है D0 भरा जाएगा, D के अंदर कुछ नहीं भरेंगे तो 4f11 भरेंगे, सिंपल बात है ना। लालू CEGD के अंदर D1 विनाश होगा, बाकी जितने भी लेंथेनॉइड है सबके अंदर 0, ठीक है। आ जाओ, ये अगला है GD64, ठीक है। 64 का देखो भाई, 64 से पहले कोई आपकी नोबेल गैस है क्या, है ना, जीनो नहीं है, भर दिए अपन ने, 54 तो भर दिए, 10 इलेक्ट्रॉन और है अपने पास में, कहां भरूंगा 6s2 भर दिया मैंने, ठीक है। 54 + 2 56, 56 तो भर दिए अपन ने, ठीक है। कितने बच गए 8 और बच गए, कहां भरूंगा मैं 5D1, भैया D1 क्यों भर रहे हो, अरे बताया था ना लालू CEGD, बस हो गया खत्म। तो D1 और आपका आ जाएगा 4f7, इस प्रकार से आपको भरना होता है, ठीक है। तो आपको कुछ एक्सेप्शन है वो मैं आपको बता रहा हूं ना, इसी में क्वेश्चन जब आएगा ना डायरेक्ट यहीं से आएगा, इससे बाहर नहीं आना। तो आपको बस ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लेना, साथ साथ में अपने नोट्स बनाना, जो बातें मैं बोल रहा हूं कल को भूल जाओ इसलिए लिख भी लेना, नोट कर लेना यार, ठीक है। ये आखिरी मौका है, इसके बाद में आप सोचोगे बाद में पढ़ लेंगे, अरे कुछ नहीं बाद में, बस ये लास्ट मोमेंट में चल रहे हैं अपन एग्जाम के, तो यहां पर पढ़ लेना, ठीक है, काम बन जाएगा, ठीक है। इससे बाहर नहीं जाना है। आपको कोई भी ये बोले कि हल्का है तो कुछ नहीं है, यही है सब, ठीक है, यही है भारी, ठीक है, कर लेना ढंग से। चलो आ जाओ एक्टिनोइड्स की बात करते हैं। लेंथेनॉइड्स की बात कर ली, लेंथेनॉइड्स में आपको ध्यान में क्या रखना है, D1 विनाश इनका है, बाकी सब में D0 विनाश होगा, ठीक है। एग्जांपल मैंने करवा दिए। एक्टिनोइड्स की बात करते हैं, एक्टिनोइड्स में D1 विनाश वाले ये वाले हैं, ACU PANP CMLR, ठीक है। ये सारे क्या हैं आपके D1 विनाश वाले हैं। D2 विनाश का एक ही है TH, ठीक है, और बाकी 6 एक्टिनोइड्स बच गए उनमें D0 होगा, ठीक है। एक्टिनोइड्स के अंदर D1 विनाश वाले ये वाले हैं, D2 विनाश सिर्फ एक है TH, ठीक है, और शेष एक्टिनोइड्स जो है उनमें D0 होगा। करते हैं TH को कर लेते हैं सबसे पहले, चलो करते हैं इसको TH। कितना है 90 है जी इसका, एटॉमिक नंबर कितना है इसका TH का 90। 90 से पहले कोई आपकी नोबेल गैस है क्या, और 90 से पहले कोई नोबेल गैस है क्या, 90 से पहले नोबेल गैस आपकी आरएन है ना, रेडोन, ठीक है। एक मिनट, आरएन 86 होता है इसका ना, एटॉमिक नंबर कितना होता है 86, तो 86 अपन ने भर दिए, 86 तो अपन ने भर दिए, टोटल है अपने पास में कितने 90 में से 86 भर दिए, कितने बच गए 4 बच गए, चार बच गए, 3 कर दिए हमने, 4 बच गए ना। चलो आ जाओ पहले रेडोन का वो देखते हैं कौन सा पीरियड है इसका, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। रेडोन 6वें पीरियड में होता है, तो 6वें पीरियड के 6p के बाद में क्या भरा जाएगा वो देख लेते हैं। जो 6p के बाद में भरा जाएगा 7s भरा जाएगा, आगे बढ़ देते हैं 7s। सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, बस सिंपल बात है भाई, सीक्वेंस याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। 7s भर देंगे यहाँ पे, 7s2, ठीक है। तो अपन ने 86 ये हो गए, 2 अपन ने यहाँ भर दिए, 88 तो भर दिए, 2 और बच गए, उन 2 को भी भर देते हैं। 7s2 के बाद में क्या भरा जाएगा 6d2 भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा 6d2 भरा जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता भी है D2 विनाश वाला है, कौन सा है TH कहाँ होता है D2 विनाश वाला होता है, भर दिया अपन ने, सिंपल है। आ जाओ PA को भरते हैं, RN नोबेल गैस है 86 तो अपन ने भर दिए, फिर क्या भरेंगे 7s2 के बाद में क्या भरेंगे 6d1 भैया D1 क्यों भर रहे हो, और फिर भरेंगे 5f2। ये सीक्वेंस के अकॉर्डिंग भर रहा हूं, लेकिन यहां पर मैंने D1 क्यों भरा है, देखो आ जाओ दिखाता हूं D1 क्यों भरा है। D1 PA, D1 विनाश वाला PA, D1 विनाश का एग्जांपल है PA, तो यहां पर क्या भरेंगे अपन D1 भरेंगे। TH किसका है D2 का है, तो ठीक है। अब आगे बढ़ B के 97 है इसका, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या है 97। आ जाओ करते हैं
97। सबसे पहले तो अपन Rn भर देंगे, 86 तो अपन ने भर दिए, फिर 7s2, ठीक है, कितने हो गए 88 अपन ने भर दिए, ठीक है, कितने बच गए 88, 9 बच गए ना, हाँ 9 बच गए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 ही कैसे बचे, 11 बच गए ना, 97, 86 और 88, 2 और 7, 9 ही तो बचे। 5f11, सॉरी 11 नहीं आएंगे, 9 आ जाएंगे, सही है क्या, बताना यार, ठीक है, कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। शेष एक्टिनोइड में रहेगा ना, ये आपका इसमें से कोई नहीं है, ये जो बीके है इनमें से तो है नहीं, D1 वालों में से है नहीं, D2 वाले में भी नहीं है, तो शेष एक्टिनोइड में अपन को नॉर्मल लिखना है, D0 लिखना है, तो D0 अपन ने कर दिया, डायरेक्ट अपन ने F में भर दिया, D0 पर D में अपन ने कुछ नहीं रहा, 0 था, 0 अपन को लिखना नहीं होता, डायरेक्ट अपन ने भर दिया। इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो लिखनी होती है। चलो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आई या नहीं आई, अपन ने सारे ब्लॉक्स की कर ली यार, P ब्लॉक, S ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक सब की कर ली, कि कहां एक्सेप्शन है वो एक्सेप्शन भी आपको बता दिए हैं। अब यहां पर क्वेश्चन बनेगा, गलती कहां होगी, एक्सेप्शन में ही होगी, गलती कहां होगी, एक्सेप्शन में होगी, एक्सेप्शन मैंने आपको सारे के सारे बता दिए, अब गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं। नील बोर का विभिन्न ब्लॉक में वर्गीकरण, नील बोर साहब जो थे इन्होंने अलग अलग ब्लॉक बनाए, मैंने आपको बता दिया पहले ही। यहां पर जो बना एस ब्लॉक, पीरियोडिक टेबल का ही नमूना है ये डी ब्लॉक बनाया बीच वाला, साइड में पी ब्लॉक, और ये एफ ब्लॉक बनाया, ठीक है, ये मैं आपको पीरियोडिक टेबल में भी दिखा चुका हूं। चलो, ये ब्लॉक किस आधार पे बनाए इन्होंने, ये ब्लॉक किस आधार पे बनाए, इन्होंने बनाया कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल के अंदर जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल के अंदर जा रहा है उसको उस ब्लॉक का मान लिया। अभी बताता हूं, एग्जांपल से करते हैं। जो Li, इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो भाई, 1s2 2s1, तीन तो है इसके पास में, तो 1s2 2s1, ठीक है। अब इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन भैया एस सबशेल के अंदर जा रहा है, कहां जा रहा है, एस सबशेल के अंदर जा रहा है, तो लिथियम जो है वो कौन से ब्लॉक का हो जाएगा, एस ब्लॉक का हो जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, एस सबशेल के अंदर जा रहा है, इसलिए एस ब्लॉक का हो गया। आज अगला करते हैं, 1s2 2s2 और 4 भर दिए, 2p3। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, पी के अंदर जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां भर रहा है अपन, पी सबशेल के अंदर भर रहे हैं, तो ये एलिमेंट कहां का है, पी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा, ये पी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। इस प्रकार से ब्लॉक बनाए हैं। फिर अपन एससी की बात कर लेते हैं। जो AR 18 तो भर दिए अपन ने, ठीक है, बच के कितने, 21 में से 18 निकालेंगे, कितने बचे, 3 बच गए ना, 3 बच गए, तो 2s2 और सॉरी 4s2 आ जाएगा ना, 2s2 कैसे आएगा, 4s2 और 3d1, ठीक है। तो यहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है, डी के अंदर जा रहा है, इसलिए क्या भर देंगे, इसको क्या बोलेंगे, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। इसलिए इस प्रकार से अब TH अपना 90, ठीक है, इसका भी कर लेते हैं। जो Rn 7s2 और 6d2, d2 क्यों लिखा है, अपन ने अभी बात करी कि ये डी, अभी मैंने आपको बताया ना, देखो TH वाला, देखो दिखाता हूं, D2 विन्यास वाला है TH, ठीक है। तो यहां पर ये इसका हो जाएगा। तो आप ये कहोगे भैया इसमें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो डी सबशेल के अंदर जा रहा है, तो ये क्या डी ब्लॉक का एलिमेंट है, अरे नहीं, ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। तो भैया आपने पहले तो कहा था कि जहां एस ब्लॉक के अंदर जा रहा है, एस सबशेल के अंदर जिसमें इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो एस ब्लॉक का होगा, जहां पी ब्लॉक के अंदर वो पी ब्लॉक का, डी ब्लॉक के अंदर वो डी ब्लॉक का। मैंने कहा यहां तक तो ठीक है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71 वाले जो है वो एफ ब्लॉक के अंदर आते हैं, और 90 से लेकर 103 वाले भी एफ ब्लॉक के अंदर आते हैं। ये आपकी लेंथेनोइड सीरीज होती है, 58 से 71 तक की क्या होती है, आपकी लेंथेनोइड सीरीज होती है, और 90 से आपके 103 वाले क्या होते हैं, एफ ब्लॉक के एक्टिनोइड्स की सीरीज होती है, और दोनों क्या होते हैं, एफ ब्लॉक के अंदर आते हैं। तो 90 जो है वो कहां आता है, 90 एफ ब्लॉक के अंदर आता है, ठीक है। तो आपको ये वाला याद रखना है, ये वाला पोर्शन आपको याद रखना है, ठीक बात है। बाकी इनमें सब में लगेगा कि जहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल के अंदर जा रहा हो वो कहां का होगा, एस ब्लॉक का होगा, जहां लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल के अंदर जा रहा होगा वो पी ब्लॉक का होगा, और जहां लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल के अंदर जा रहा होगा वो डी ब्लॉक का तत्व होगा। बिल्कुल ठीक बात है, सिंपल है जी। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। एस ब्लॉक के तत्वों की कुछ जनरल बातें कर लेते हैं। एस ब्लॉक के तत्व हैं उनकी कुछ जनरल बातें कर लेते हैं, ठीक है। पहले चैप्टर था एस ब्लॉक, अब नहीं है, ठीक है, सिलेबस में, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी बातें अपन को याद करनी है क्योंकि चैप्टर में दे रखी हैं। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विनाश क्या हो सकता है, NS1 भरा जा सकता है और NS2 भरा जा सकता है। मैंने आपको बताया था कि एस ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप हैं जी, 2 ग्रुप है, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप। अगर पहला ग्रुप है तो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक विनाश क्या होगी, NS1 भरा जाएगा उसके अंदर, ठीक है। N क्या हो सकता है, N है भाई ये आपका कोष, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है। और या फिर दूसरा ग्रुप के अंदर क्या भर जाएगी, NS2, ठीक है। पहले ग्रुप के अंदर NS1 और दूसरे ग्रुप के अंदर NS2, ठीक है। तो ये सामान्य जो इलेक्ट्रॉनिक विनाश क्या भरी जा सकती है, NS1 से लेके 2, ठीक है। N क्या है भाई, ये कोष है, आउटर मोस्ट शेल होगी, ठीक है। एक्सेप्ट He, हीलियम को छोड़ के, ठीक है, हीलियम को छोड़ देना, क्योंकि हीलियम की जो इलेक्ट्रॉनिक विनाश क्या होती है, 1s2 होती है, 1s2 होती है। तो आप क्या कहोगे कि भैया इसमें तो S के अंदर ही जा रहा लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो उसको S ब्लॉक के अंदर डाल दो, नहीं, ये P ब्लॉक की होती है क्योंकि ये नोबल गैस है,
नोबल गैस है इसलिए इसको पी ब्लॉक में रखा जाता है, ठीक है। इसको इलेक्ट्रॉनिक विनाश छोड़ देना इसके ना। सामान्यतः ये कैसे होते हैं, नरम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो कैसे होते हैं, नरम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं वो ना, ये पॉइंट आपको याद में रखना है। जो एस ब्लॉक के तत्व कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं सामान्यतः, ठीक है। जैसे सोडियम को चाकू से भी काटा जा सकता है, सोडियम जो एक आपका मेटल है, धातु है, उसको क्या कर सकते हैं अपन, चाकू से भी काट सकते हैं, इतना सॉफ्ट है, देख लो, ठीक है। यह परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाते हैं ना, इनमें परिवर्तनशील ऑक्सीकरण जो अवस्था है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो इनकी फिक्स होती है, ये इनकी अलग अलग नहीं होती। जैसे ऐसा नहीं होता कि भाई जो सोडियम है वो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, कहीं +1 के अंदर, कहीं +2 के अंदर, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इनकी फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जैसे ग्रुप 1 वाले हैं, जैसा फर्स्ट ग्रुप वाले हैं, उनकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और ग्रुप 2 वाले, सॉरी, फर्स्ट ग्रुप वालों की +1 और सेकंड ग्रुप वालों की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, फिक्स होती है, इनकी परिवर्तनशील नहीं होती, ऐसा अलग अलग नहीं होती, ठीक है। चलो, ग्रुप 1 और 2 आते हैं इसमें, ये मैंने आपको बता ही दिया। पी ब्लॉक के तत्वों की बात करते हैं, पी ब्लॉक के तत्वों की बात करते हैं तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विनाश क्या है, NS2 NP126, ठीक है, NP126, ठीक है। NP के अंदर मतलब P के अंदर 1 से 6 तक भरे जा सकते हैं, ठीक है। NS2 NP, N क्या है यहां पर, बाह्य शेल, बाह्य कोश, ठीक है। एक्सेप्ट He, हीलियम जो है वो पी ब्लॉक का तत्व होता है, लेकिन इसके अंदर पी नहीं आता, पी सबशेल नहीं आती, लेकिन ये पी ब्लॉक का तत्व है, क्यों, क्योंकि ये नोबल गैस है, ठीक है। चलो, 13 से लेकर 18 ग्रुप किसके अंदर आते हैं, पी ब्लॉक के अंदर आते हैं, पहले बता चुका हूं। 13 से लेकर 18 ग्रुप किसके अंदर आते हैं, पी ब्लॉक के अंदर आते हैं। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है, चेंज होती रहती है। इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो चेंज होती रहती है, किसकी, पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती रहती है। जैसे यहां पर देखो एस जो है आपकी, ठीक है, SF4 इस कंपाउंड में जो सल्फर आपका, ठीक है, इसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और SF6 इस कंपाउंड में S की कितनी है, +6 है, तो वही S है, लेकिन इस कंपाउंड में +4 है, इसमें +6 है, तो यहां पर क्या है, वेरिएबल होगी ना, चेंज होती रहती है। इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो है ऑक्सीकरण जो अवस्था है, वो चेंज होती रहती है अलग अलग जगह पर, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। S ब्लॉक के अंदर फिक्स होती है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, पी ब्लॉक के अंदर चेंज होती रहती है, परिवर्तनशील होती है, वेरिएबल होती है। चलो, पी ब्लॉक के अंदर धातु भी होते हैं, ठीक है, अधातु भी होते हैं और उपधातु भी होते हैं। पी ब्लॉक के अंदर मेटल्स भी होंगे, नॉन मेटल्स भी होंगे और मेटेलॉइड्स भी होंगे। हिंदी में बात करूं तो धातु भी होंगे, अधातु भी होंगे और उपधातु भी इनके अंदर उपस्थित होते हैं। पी ब्लॉक के अंदर धातु, अधातु, उपधातु तीनों इनके अंदर उपस्थित होते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों की बात करते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों की जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या है आपकी, NS0 से लेकर 2 तक और N-1 D10, ठीक है। ये समझते हैं, देखो NS0 मान लो कि यहां पर क्या है, 4S है, ठीक है, 4S है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, D कितना कम से आएगा, N-1 का मतलब क्या है कि 4 में से 1 घटा दो तो क्या आएगा, 3D आएगा। अगर 5S है तो 4D आएगा, इस प्रकार से, है ना। इसमें कौन कौन से ग्रुप है डी ब्लॉक के अंदर, 3 से लेके 12 तक, 3 से लेके 12 तक जो ग्रुप आते हैं वो डी ब्लॉक के अंदर आते हैं, पहले बता चुका हूं आपको। सामान्यतः ये कठोर धातु होते हैं, जो आपके डी ब्लॉक वाले हैं वो कठोर धातु होते हैं, और उनकी बात करूं मैं एस ब्लॉक वालों की, वो थोड़े नरम धातु होते हैं। इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इनकी भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मतलब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ऑक्सीकरण जो अवस्था है वो बदलती रहती है, परिवर्तनशील होती है, ठीक है। रंगीन यौगिक होते हैं इनके जो कंपाउंड्स बनते हैं वो कलर्ड बनते हैं, रंगीन यौगिक इनके बनते हैं, ठीक है। ये कुछ आपको जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको इस चैप्टर में दे रखे हैं वो आपको पता होना चाहिए। बाकी डी ब्लॉक अपन एक अलग से चैप्टर पढ़ेंगे, पी ब्लॉक अपन एक अलग से पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, और एफ ब्लॉक भी अपन चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सामान्यतः जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है एफ ब्लॉक तत्वों की वो क्या होती है, N-2 F 1 से 14 भर सकते हैं, F के अंदर अपन N-1 D 0 से 2 भर सकते हैं, ठीक है। 0 से 2 अपन ने अभी देखा, ठीक है। इसमें 0 या तो 0 वाला होगा या 2 वाला होगा या फिर 1 वाला होगा, ठीक है। एफ ब्लॉक के तत्व अभी भरे अपन ने, ठीक है। और NS2 होगा, ठीक है। अगर NS कितना है 7S है तो आपका F कितना हो जाएगा, F हो जाएगा आपका 7 में से 2 माइनस करूंगा 5F हो जाएगा, ठीक है। और D कौन सा हो जाएगा आपका 6D हो जाएगा। इस प्रकार से आपका चलता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। एफ ब्लॉक के अंदर भी धातु कैसे होते हैं, कठोर धातु होते हैं। इनके जो यौगिक बनते हैं, इनके जो कंपाउंड्स बनते हैं वो भी रंगीन बनते हैं, कलर्ड कंपाउंड इनके बनते हैं। ग्रुप हमेशा इनका थर्ड होगा, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। जो आपके एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं इनका ग्रुप कौन सा होता है, थर्ड ग्रुप ही होता है। ये इसमें कोई वो नहीं है, इनमें कोई आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो आपका एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं इनका ग्रुप हमेशा तीसरा ही होता है, ठीक है। चलो बात करें इनर्ट गैसेस, आपको कुछ शब्द हैं, इनको आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्या शब्द हैं, ठीक है। इनर्ट गैसेस किसको कहते हैं, 18वें ग्रुप के जो तत्व हैं, 18वें ग्रुप के अंदर जो तत्व भरे हुए हैं, ठीक है। हीना, नीना और करीना, जीना, रानी, मैंने आपको बताया है ना। तो वो जो है वो 18वें ग्रुप जो है ये इनर्ट गैसेस होती हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स किसको कहते हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, पीरियोडिक टेबल के अंदर भी लिख रखा है ये बातें। आ जाओ पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये देखो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किसको कहते हैं, एस ब्लॉक को
और पी ब्लॉक को क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। जो एनसीईआरटी में वही बातें मैं बता रहा हूं, कोई अलग से नहीं बता रहा हूं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहते हैं, आप ये कहां कंफ्यूज हो सकते हो इस पीरियोडिक टेबल में देख के कि ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक के तत्वों को कहते हैं। आपकी बात सही है, डी ब्लॉक वालों को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, लेकिन सारे जो डी ब्लॉक वाले हैं सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं। अभी देखो, आ जाओ आपको बताता हूं ट्रांजिशन एलिमेंट। आ जाओ ट्रांजिशन एलिमेंट वो होंगे, आपको डी ब्लॉक मोटे तौर पे डी ब्लॉक वाले ही होते हैं, लेकिन ध्यान से देखो, तात्विक अवस्था या सबसे स्थिर ऑक्सीकरण अवस्था, या तो एलिमेंटल स्टेट मतलब तात्विक अवस्था में, या फिर सबसे जो स्थिर उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसके अंदर, या तो उनमें रिक्त या फिर आंशिक रूप से भरा हुआ डी ऑर्बिटल हो। ठीक है, ऐसे कंपाउंड या फिर ऐसे एलिमेंट्स, सॉरी कंपाउंड बोलते हैं, ऐसे तत्व ऐसे एलिमेंट्स जिनकी डी ऑर्बिटल जो डी कक्षक है उसके अंदर या तो वो खाली हो, बिल्कुल पूरी खाली हो, या फिर वो आंशिक रूप से भरी हुई हो, आधी भरी हुई हो, है ना, पूरी तरीके से भरी हुई नहीं होनी चाहिए। किसमें, तात्विक अवस्था में और सबसे स्थिर ऑक्सीकरण अवस्था में। अगर ऐसा है तो उसको क्या कहेंगे अपन, ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। अभी आप इसको करोगे, एग्जाम्पल करवाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, अपने सामने Fe, ठीक है, 26 इसका एटॉमिक नंबर, करके देखते हैं। जो ओके, करके देखते हैं। Fe से पहले कोई नोबल गैस आती है क्या, आती है ना भैया, AR आती है, आर्गन भर दिया अपन ने, 4s2, ठीक है, कितना हो गया, 20 हो गया ना, 3d6 भर दिया अपन ने। ठीक है, और यहां पर आप एक चीज नोटिस करना, यहां पर आप एक चीज नोटिस करना, इसकी जो D है, ठीक है, वो क्या है आपकी आंशिक रूप से भरी हुई है। डी के अंदर कितने भर सकते हैं अपन, 10 भर सकते हैं। कितने भरे हुए, 6 भरे हुए, तो आंशिक रूप से भरी हुई है। इसलिए क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट इसको कह सकते हैं। तो आपका जो आपका Fe है वो क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है आपका। ठीक है, आगे वाला देखो, Cu की बात करते हैं, Cu की बात करते हैं। AR भर दो पहले तो, फिर 4s1, ठीक है, उसके बाद में ये तो आपका स्पेशल केस है ना, 4s1 वाला है, बताया मैंने आपको थोड़ी देर पहले, 4s1, फिर आपका भर दो 19 भर दिए, फिर 3d10। ठीक है, इसके अंदर आप एक चीज नोटिस करना, यहां पर 3d10 भर दिया, मतलब ये क्या है, फुल्ली फिल्ड है। क्या है ये, पूरी तरह से भरी हुई है, फुल्ली फिल्ड है, फुल्ली फिल्ड। और फुल्ली फिल्ड होने का मतलब क्या है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। लेकिन आप एक चीज नोटिस करना, मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई, मैंने आपको डेफिनेशन ये बताई कि ये या तो तात्विक अवस्था में या फिर सबसे स्थिर ऑक्सीकरण अवस्था में। ये तो सिर्फ हमने किसकी बात करी है, तात्विक अवस्था की बात करी है। कौन सी अवस्था, ये तात्विक अवस्था है। तात्विक अवस्था में तो ये फुल्ली फिल्ड है, तात्विक अवस्था में तो ये क्या है आपका ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। लेकिन अब बात करेंगे अपन किसकी, Cu+2, ये क्या है, इसकी सबसे स्थिर ऑक्सीकरण अवस्था है Cu+2। ठीक है, इसके अंदर बस की अपन क्या लिखते हैं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। पहले तो AR भर देते हैं, 18 तो भर दिए अपन ने। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा, अब मैं आपको बताऊं Cu+2 का मतलब क्या है, 2 पर प्लस चार्ज आ रहा है, +2 आ रहा है, मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे दिए, 2 अपने इलेक्ट्रॉन इसने किसको दे दिए, इसलिए इस पर +2 आया है। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन देने का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन कहां से निकले होंगे, पहले भरे भी जाते किसमें, S में भरे जाते हैं, और S में से वो निकलेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन कहां से निकला होगा, S से निकला होगा। तो 4s तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा जी, 4s तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक बात है भैया, 4s तो 0 हो गया। लेकिन इलेक्ट्रॉन एक ही नहीं निकला, 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, इसीलिए तो +2 आया है। तो एक इलेक्ट्रॉन S से निकल गया, एक कहां से निकलेगा, D से नहीं, तो 3d9 हो जाएगा। फिर अब ये क्या है, आंशिक रूप से भरी हुई है, अब ये क्या है, आंशिक रूप से, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। आगे बात करें Zn की बात करते हैं, आ जाओ, इजी है। Zn AR कर दो, 18 तो भर दिया अपन ने, फिर आपका आ जाएगा 4s2, 3d10, पूरी तरीके से भरा हुआ है, इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, फुल्ली फिल्ड है, ये फुल्ली फिल्ड। ठीक है, अब ये तो इसकी तात्विक अवस्था हो गई। सबसे स्थिर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था देखते हैं, आ जाओ, AR 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। 2 इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब क्या है, वो कहां से निकले होंगे, सबसे पहले भरे भी S में जाते हैं और निकाले भी S से ही जाते हैं। तो 4s क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 3d10 हो जाएगा। अभी भी क्या है, ये तो तात्विक अवस्था में भरी हुई थी और आपकी ऑक्सीकरण अवस्था में भरी हुई है, इसलिए यहां पर भी क्या, फुल्ली फिल्ड है, फुल्ली फिल्ड है। फुल्ली फिल्ड होने का मतलब क्या है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। जो Zn होता है वो डी ब्लॉक का तो होता है, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता। समझ में आई बात, तो सारे डी ब्लॉक वाले ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। Zn जो है वो डी ब्लॉक का तो है, लेकिन वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, आगे और बात करते हैं। 48 CD इसकी बात करते हैं, कैडमियम की बात कर लेते हैं। जो 48 से पहले क्या भर देंगे अपन, KR भर देंगे, क्रिप्टन
36, ठीक है। फिर 5s2, उसके बाद में 4d10, ठीक है। ये क्या फुल्ली फिल्ड है, फुल्ली फिल्ड। भैया ये तो तात्विक अवस्था हो गई। इसकी सबसे स्थिर जो आपकी ऑक्सीकरण अवस्था है वो ये वाली है, तो इसके अंदर भी कर लेते हैं कि यार सबसे पहले भरे भी एस में जाते हैं, निकाले भी एस में जाएंगे, तो 5s क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए अपन ने, ठीक है। फिर भी 4d10 आ रहा है, फिर भी 4d10 आ रहा है, फुल्ली फिल्ड है, ये फुल्ली फिल्ड है, पूरी तरीके से तात्विक अवस्था में भरा हुआ है, और आपकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है उसके अंदर ही भरा हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ट्रांजिशन एलिमेंट ये नहीं है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। फिर आगे बात करते हैं अपन किसकी, चलो ये ओके Hg की बात कर लेते हैं, आ जाओ Hg 80, ठीक है। Hg की बात करते हैं 80 से पहले कोई आता है क्या आपकी नोबेल के साथी है क्या, आपकी नोबेल के साथी है क्या? 80 से पहले जिनन, ठीक है। फिर अपन बनेंगे अपन क्या 6s2, 4f14 और 5d10, फुल्ली फिल्ड, फुल्ली फिल्ड है, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तात्विक अवस्था की बात होगी। अब सबसे स्थिर इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ये Hg+2 है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं इसने, Xe जिनन, 6s में से निकाल दिया अपन ने 0, 4f14 5d10, भरी हुई है पूरी, फुल्ली फिल्ड है, फुल्ली फिल्ड है। फुल्ली फिल्ड होने का मतलब क्या है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट इसका नहीं है। तो डी ब्लॉक वाले सारे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते, ये मैंने आपको कुछ बता दी जो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं, ठीक है। बाकी सारे डी ब्लॉक वाले ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। चलो अब एक आते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहते हैं, एफ ब्लॉक वाले जो तत्व होते हैं उनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनको क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। 2 सीरीज है इसमें, एफ ब्लॉक के अंदर 2 सीरीज होते हैं, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, ठीक है। लेंथेनॉइड कहां से 58 से लेकर 71 तक लेंथेनॉइड होते हैं, और 90 से 103 क्या होते हैं आपके एक्टिनॉइड्स होते हैं। काफी बार बता चुका हूं आज ही, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब अपन कल करेंगे ये वाला पोर्शन, अपन कल करते हैं। चलो फिर क्या फिर आज ही करें, हैं आज ही कर लें क्या, तत्व का पीरियड निकालना, नहीं यार फिर लेट हो जाएगी मेरे को क्लास देने में आपको। चलो कल ही करते हैं। फिर अगले पार्ट में पूरे चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। आज का लेक्चर समझ में आया या नहीं आया, मुझे फीडबैक जरूर से देना यार, कमेंट करके कमेंट जरूर बताना कि समझ में आया या नहीं आया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।